याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी, फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। लोग कहते हैं कविता का स्तर गिरा है, कविता का नहीं गिरा, व्यक्ति का स्तर गिरा है। व्यक्ति का स्तर गिरता है तो उसी में से कोई नेता बनता है, उसी में कोई धर्म में जाता है। आप कह रहे हैं मतलब जितने मंदिर जा रहे हैं सब पापी हैं? कुरीतियाँ बढ़ी रही हैं तभी तो। मैं तो नहीं जाता। ये कितने साल से छोड़ा? जब से लगा कि ये दुकान होगी। आप किसी के आंसू पहुँच दीजिए, हो गई ना पूजा। राजनीति को कभी भी धर्म को कंधे पर बैठा कर आना चाहिए, ना कि धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति में आना चाहिए। एक वो बाबा का वॉमिटिंग भी करता था तो लोग हथेली में लेकर के उसे पी जाते। हाय हाय, लोग पागल हो रहे हैं। भाई सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य बोलता था, देवी देवता उसके पीछे पड़ गए, बोल झूठ। हम हमेशा से ऐसे ही रहे ना। ऋषि मुनि तपस्या करे तो इंद्र अपनी अप्सरा भेज दे उसकी तोड़ी आओ, और हथियार राक्षसों को देने पहुंच जाओ। तो नेगेटिविटी को आपने जन्म दिया। एक IAS IPS का बेटा या किसी मंत्री का बेटा गया है क्या सेना में? जिस दिन वो मरना शुरू हो जाएगा उस दिन युद्ध खत्म हो जाएगा। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियाँ जलाने में। आज महिला बनती है सरपंच, काम सारा पति चला रहा है, उसका कार्ड भी बने हुए, सरपंच पति। हिंदू जाग गया है, इसमें कोई संतुष्टि नहीं। गर्व है? गर्व भी नहीं है, ये तो नीचता है। बात तो ये होनी चाहिए इंसान जाग गया। हास्य को लेकर आपकी फिलॉसफी क्या रही? फिलॉसफी एक ही है कि हास्य करो, उपहास नहीं करो। किसी की पीड़ा को देखकर आपको जो हंसी आती है उसे हम कैसे हास्य कह दें? द्रौपदी की एक गलत हंसी ने महाभारत युद्ध करवाया। रावण सीता को अपहरण करते हुए अट्टहास करते हुए जाता था। आपसे चौथाई उम्र के कलाकार जो हैं वो लोकप्रियता में, पैसे कमाने तो में आपसे कई आगे। उनके पास हास्य नहीं है ना। मेरे से भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए। वाकई में आप ये समय रैना या ये जो नाम है प्रणीत मोरे, इनको मैंने नहीं सुना। मन नहीं करता इनको सुनने का? सुन करके तकलीफ हो तो ऐसी बात क्यों करो? मोदी जी, योगी जी। मोदी जी से मेरा परिचय रहा है, उन्होंने सुनी थी। मैं मुरली मनोहर जोशी का प्रोग्राम था। योगी जी को तो अभी सुनाई थी। किसी होटल में किसी पार्टी में जाते ही घर पे खाना खाना। बीवी बहुत नाराज रहती होंगी आपसे कि बाहर भी जा रहे हैं तो भी इनके लिए घर में खाने बनाओ। आज तक उसे रसोई में जाना हो तो गूगल मैप से ही जा सकती। मैं सीता के पक्ष की कविता लिखना चाहता हूँ। सीता राम को कटघरे में खड़ा करेगी। सीता ने कष्ट कहा, फिर एक अहिल्या पर इंद्र ने अत्याचार किया। कुछ भी करता रहे वो राजा, वो क्यों है? पद्मश्री आपको 2013 में मिला। हाँ। और शायद उसके बाद ये एक धारणा बनी कि आप शायद कांग्रेस की तरफ आपका झुकाव। इससे क्या मतलब? मैंने आज तक पोस्ट भी नहीं डाली अपनी पद्मश्री लेने की। नमस्कार, अपने पॉडकास्ट द जर्नी विद रोमाना के साथ ABP नेटवर्क पर हाजिर हूं मैं, रोमाना इसार खान। महेंद्रगढ़ के गांव में इनका जन्म हुआ। दिल्ली की गलियों में ये पले बढ़े और उसके बाद यहीं से निकलकर देश दुनिया में जहां भी हिंदी भाषी बसे हुए हैं उन सब के दिलों में इन्होंने अपनी जगह बनाई। इन्होंने हास्य कविता को जो पहचान और लोकप्रियता दिलाई है वो शायद ही इनसे पहले किसी और ने मकाम दिलाया हो। अच्छा, 4 लाइना सुना रहा हूं। घराड़ी कह रही थी, ये इनका तकिया कलाम। और बस इनके ये शब्द सुनते साथ ही सामने बैठे दर्शक के मन में ऐसी गुदगुदी कि उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान सी छा जाए। लेकिन इनका अंदाज बिल्कुल जुदा, ट्रेडमार्क स्टाइल इनका पोकर फेस्ट, मतलब हंसी का कोई हाव भाव नहीं। और ऐसी मजे मजे की बात कह जाए। खैर, ये सिर्फ और सिर्फ हास्य तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि हास्य अपने हुनर के साथ इन्होंने हिम्मत भी ऐसी दिखाई कि हंसी हंसी में बड़े बड़े राजनेताओं और अलग अलग दौर में प्रधानमंत्रियों तक के सामने बेबाकी से वो तमाम बातें कह दी जो बड़े बड़े लोग हिम्मत ना कर पाए। जी, ये इनका हुनर समाज और राजनीति को आईना दिखाने का काम इन्होंने अपनी हास्य शैली से किया है और इनके इसी योगदान के लिए देश ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया है। तो
तो मंच पर करीब 60 बरस से ज्यादा का इनका अनुभव है, लेकिन नयापन और ताजगी आज भी बिल्कुल युवाओं जैसी। तभी तो 80 साल के ये युवा हैं और हम और आप इन्हें कॉमेडी के किंग के तौर पर सराहते हैं, लेकिन ये खुद को कॉमेडी का सेवक करार देते हैं। तो आइए, द जर्नी विद रोमाना आज के पॉडकास्ट के मेहमान द लिविंग लेजेंड सुरेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। तो 4 लाइना सुना रहा हूं, शुरुआत में कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं सुना देता हूँ आज के वक्त पर जो आज ज़रूरी है कि हम जिन जातियों में बट गए हैं धर्म के नाम पर, अमीरी गरीबी के नाम पर, मेरा मानना है कि ज़िंदगी में किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा हूँ मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। नहीं निहारेगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कहाँ नदी और कहाँ कुआं? नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फ़र्क होता ही है। क्या बात। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फ़र्क होता ही है। फ़र्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो सब खारे हो जाओगे। कितनी गहरी बात सुरेंद्र जी, मतलब क्या शानदार शुरुआत आपने पॉडकास्ट की है सर। ये इतनी गहराई कैसे आई? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि आप तो दिल्ली का बड़ा मशहूर SRCC कॉलेज है, कॉमर्स की आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स के आप छात्र, तो ज़िंदगी की पटरी पर गाड़ी कैसे बदली? ऐसा नहीं कि जो डायबिटिक हो वो हलवाई की दुकान नहीं खोल सकता। ठीक है। बल्कि वो ज़्यादा ईमानदारी से चलाएगा। हाँ। वो नौकर भी वही रखेगा जो डायबिटिक होंगे। हाँ। वो भी एक बर्फी भी चोरी नहीं जा सकती। सही बात है। नहीं, लेकिन ये हुनर मतलब सीखा कैसे? ये आया कैसे? या गॉड गिफ्ट है? गॉड गिफ्ट तो नहीं मानता नहीं? मैं कुछ जो गलत काम कर रहा हूँ गॉड गिफ्ट थोड़ी है। जब बुरे का क्रेडिट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ तो अच्छे का भी मैं अपने ऊपर ही लूँगा। उसको बहुत काम है, टुच्चे कामों में तो नहीं डालना। तो कैसे खुद को निखारा सुरेंद्र शर्मा जी ने? मतलब क्या कुछ पढ़ा? कविता का शौक कैसे हुआ? SRCC कॉलेज और ये अचानक से हिंदी लोगों कविता? की जो मूर्खताएं हैं हाँ। उसने सिखाया है। लोगों की मूर्खता से सीखा। हाँ। जब राजनीति स्वच्छ थी तब व्यंग कहानी लिखी जाती थी। जब राजनीति और आम आदमी में कड़वाहट बढ़ती चली गई, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है लोग कहते हैं कविता का स्तर गिरा है। कविता का नहीं गिरा, व्यक्ति का स्तर गिरा है। व्यक्ति का स्तर गिरता है तो उसी में से कोई नेता बनता है, उसी में कोई धर्म में जाता है, उसी में किसी अलग फील्ड में जाता है। तो जब स्तर ही गिरा हुआ है, गेहूँ सड़ा हुआ है, तो उसमें से जहाँ भी जाएगा वो वहाँ सड़ांधी पैदा करेगा। पहले अपना स्तर ठीक करने की ज़रूरत है। तो अब पहले भाई स्तर आदमी का अच्छा था तो कैसे कैसे लीडर थे, कैसे कैसे धर्म के लोग थे, हैं? अच्छा था। धर्म गुरु क्या होते थे पहले, जो कहते थे सत्यम शिवम सुंदरम सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम। आज अगर ऐसी बात कह दो तो लोग कहेंगे पागल हो गया है क्या। तो हमें अपने लेवल को, व्यक्ति के स्तर को सुधार दो। आज की तारीख में बच्चे एजुकेटेड हैं, लर्नेड नहीं हैं। पहले अनपढ़ आदमी ज्ञानी होता था, आज पढ़ा लिखा आदमी को कोई नॉलेज नहीं। मैं श्री राम कॉलेज में पढ़ता था, उससे पहले कॉमर्स से की मैंने हायर सेकेंडरी।
तो मेरे फादर का मेडिसिन का काम था, अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग का। उसकी बैलेंस शीट में हर सेकंड में निकाल लेता था। पढ़ाई करते करते। कहाँ, उसमें क्या बात थी, क्योंकि सिखाया जाता था। आज की तारीख में BA MA वाला लेटर ड्राफ्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल कर दिए, तो ये दिक्कत पैदा हो गई। मैंने एक पहले पत्रों से जवाब देते थे, तो हिंदी में MA की एक लड़की को रखा था कि जो भी हो सवालों के जवाब तू दे दिया कर। तो मसूरी का एक लेटर था इनविटेशन का, तो मैंने कहा इसको जवाब दे देना कि मैं नहीं आ पाऊँगा, बस एक यही हिंट ही बताना होता है बस। हाँ जी। तो लिखती, आदरणीय नगर पालिका मसूरी जी, सादर नमस्कार। नगर पालिका। ये MA हिंदी वालों की बात है। नौकरी बची उसकी या गई? पहले बताइए, नौकरी बची उसकी या गई? नहीं, वो रखने के, क्योंकि वो पत्र मैंने देख लिया। हाँ। नहीं देखता, सीधा साइन करके भेज देता, तो पत्र वायरल हो जाता कि देखिए साहब, हिंदी के कवि है, ये क्या लिख करके दे रहे। उसे क्या मालूम मेरे स्टाफ ने लिखी, उसे तो कोई मैं नहीं लिखी। तो अब तो कोई मतलब ही नहीं लेटर का। अब तो आपके मोबाइल आ गया है, उसने हमारी स्पेलिंग तक ख़त्म कर दी। ऑटो चेक हो जाता है। ज्ञान जो है वो उसी से लेते हैं, जो वो बताता है उसी को मान लेते हैं। एक AI आ गया हमारी जान को। जब इंटेलिजेंस ही आर्टिफिशियल हो जाओ तो किससे उम्मीद करे आदमी। अब तो लोग कविताएं, कहानियां कह रहे हैं, लिखवा रहे हैं उससे, उस पे लिखी हुई कहानियों को सम्मान मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, और कोई पहचान भी नहीं पा रहा है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, जब आर्टिफिशियल है हाँ। तो एक दिन ऐसा करो, राजनीति भी AI से चुन लेगा वो कि कौन कौन ठीक है, कौन कौन खराब है। आपका अपना क्या है, सब कुछ उधार लेकर ही करोगे क्या? फिर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपके बता देगा पिता से कैसे संबंध रखने चाहिए, ये रखने चाहिए। अब तो बच्चा वो सीखेगा ना संबंध रखना, जो मैंने पिता से रखे वो मेरे से ऐसा ही रखे, उससे थोड़ी सीखेगा। प्यार मोहब्बत हम सब आर्टिफिशियल करेंगे क्या? मैं इन रिश्तों पर भी आऊँगी, क्योंकि चाहे बाप बेटा हो, पति पत्नी हो, रिश्तों को लेकर आपने जिस तरीके से उसको हास्य कविता के अंदर पिरोया है, उसकी एक अपनी जगह है। लेकिन आपने जो अभी कहा ना कि समाज के अंदर पतन, गिरावट आई, और आपने कहा कि एक वो दौर था जब ऐसे बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, महान संत गुरु भी इतने बड़े महान हुआ करते थे। तो जब इतने बड़े महान नेता थे, इतने बड़े महान संत थे, और वो समाज का, देश का मार्गदर्शन कर रहे थे, तो भाई पतन तो उन्हीं के दौर में शुरू हुआ, तभी तो आज ये हाल है। तो वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने धर्म के जरिए, धर्म क्यों बने? जोड़ने के लिए सबको। नहीं, धर्म इसलिए बने कि हम मनुष्य बने रहे। अच्छा। जो भी धर्म बना ताकि हम मनुष्यता से अलग नहीं हो जाए। चाहे कोई भी धर्म, में किसी की बात नहीं करता। मनुष्यता क्या है? एक मिनट, मनुष्यता क्या है? सिर्फ हर एक को सिर्फ मनुष्य समझना, हर एक का डिवीजन मत करना, बिना किसी भेदभाव के इंसान को इंसान समझ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि धर्म बने ताकि इंसान को इंसान के नजरिए से देखा जाए। ठीक है जी। धर्म, फिर हमने कहा हम धर्म को बढ़ाएंगे। हाँ, प्रसार करेंगे पहले। हाँ। जबकि हम धर्म की वजह से बढ़े, फिर हमने उसका काम छीनकर अपने हाथ में ले लिया कि अब हम धर्म को बढ़ाएंगे। फिर हम धर्म को भुनाने लगे, अब हम धर्म को भून कर खा रहे हैं। धर्म को बढ़ाया, धर्म के जरिए बढ़े, फिर बढ़ाया, फिर भुनाया, अब भून करके खाना, भून करके खा रहे हैं। तो ये राम मंदिर के चढ़ावे के अंदर जो चोरी पकड़ी गई है, उससे जोड़ रहे हैं क्या इसको? नहीं कि कहीं यहाँ क्या बाकी मंदिरों में या और किसी और स्थानों में नहीं हो रही चोरी? सब जगह हो रही है ना। ये थोड़ी बाकी जगह अछूते हैं वो लोग। तो कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी मंदिर में चले जाओ, वो सब
किसको दे रहे हैं आप? भगवान को थोड़ी दे रहे हैं, जो उनके पुजारी हैं वो खा रहे हैं उसका। मैं कह रहा हूँ अभी भगवान घोषणा कर दे, सुबह पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में जो भी आएगा उसे मैं अपने पास बुला लूँगा। ठीक है, पता लग जाएगा। तत्काल टिकट काटूंगा मैं और सीधे अपने पास बुलाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हकीकत यही है, हम सब लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। हम सब लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। धर्म की मानते तो धर्म के नाम पर लहू नहीं बह सकता था। किसी नास्तिक ने एक बूंद लहू की नहीं बहाई, वो ईश्वर के ज़्यादा करीब है। अच्छा, समाज में तो ये कहा जाता है कि मतलब अब जिस तरीके से हम देखते हैं चीज़ों को कि ज़्यादा जो धर्म कर्म है उसकी प्रवृत्ति बढ़ी है। अब आप देख लीजिए, कोई त्यौहार का मौका होता है, नए साल का मौका होता है, कोई पवित्र तिथियां होती हैं, तो खबरें आती हैं कि सब फुटफॉल बढ़ गया, इतने ज़्यादा लोग मंदिर पहुंच रहे हैं, धार्मिक स्थल पर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो समाज जब इतना धार्मिक हो रहा है, इतना धर्म कर्म बढ़ रहा है, फिर ये समाज के अंदर उसी हिसाब से कुरीतियां भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। विरोधाभास क्यों है? कुरीतियां बढ़ती हैं तभी तो धर्म बढ़ता है। अगर मैंने कोई कुछ किया ही नहीं तो मुझे काहे को जरूरत है मंदिर जाने की? आप कह रहे हैं मतलब जितने मंदिर जा रहे हैं सब पापी हैं? कुरीतियां बढ़ ही रही हैं तभी तो। मैं तो नहीं जाता। हाँ, आप मंदिर ही नहीं जाते? हाँ, क्या जरूरत है? नहीं, कब से नहीं गए? कब आखिरी बार कब गए थे मंदिर? वो पहले तो जाता ही था, अब नहीं जाता। कितने साल मुझे से छोड़ लगता है दिया? दुकान हो रही है। कितने साल से छोड़ा? जब से लगा कि ये दुकान होगी। फिर भी कोई साल तो रहा होगा। मैं तो मुझे तो 80 का दशक, मुझे 90 तो का मंदिर, दशक। वो कारखाना खोलता है वो मंदिर लगता है। जिसने ईश्वर की बनाई मूर्तियों की पूजा की है, उनको काम दिया है, रोजगार दिया है। हम क्यों जाएं वहाँ पर? हम उसके लायक, जो वो चाहता है उस लायक बने ना। उस लायक कौन बनता है? कोई कबीर बनता है, कोई नानक बनता है, कोई बुद्ध बनता है, कोई महावीर बनता है, कोई ईसा बनता है, कोई गांधी बनता है, जो उसके हिसाब से काम करता है। हम उसके हिसाब से कहाँ काम कर रहे हैं? और जस्टिफाई ठहराते हैं हम अपने आप को। मैं यही कहता हूँ, देश में मंदिर मत बनाओ, देश को मंदिर बनाओ। बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लो, हम छोटा प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं। देश मंदिर कैसे बनेगा? देश मंदिर अपने आप ही बन जाएगा ना, जब हमारे अंदर धार्मिकता होगी, ना कि धर्मांधता होगी। धर्मांधता होगी तो देश मंदिर नहीं बन सकता। देश मंदिर तब बनेगा जब हमारे अंदर धार्मिकता होगी। राजनीति को कभी भी धर्म को कंधे पर बैठा कर आना चाहिए, ना कि धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति में आना चाहिए। तो राजनीति स्वच्छ होगी, पुनीत होगी। आपका परिवार में भी कोई आपसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है? जैसे आपने कहा आप मंदिर नहीं जाते, तो परिवार में भी किसी को प्रभावित मेरे घर करता में है? मंदिर है। घर में मंदिर है? हाँ। तो वहाँ तो आप भी माथा टेकते होंगे? हाँ, क्यों नहीं। बस मंदिर नहीं जाते, मतलब आस्तिक हैं, भगवान में विश्वास है? आस्तिक, पूरा आस्तिक हूँ, ऐसा थोड़ी। पर घर में है मंदिर, उसकी स्थापना 70 साल पहले हुई है। उसी तरह भोग लगता है, उसी तरह उनको सुलाया जाता है। कौन से भगवान है घर में? लड्डू गोपाल। ओहो हो, उन्हीं की तरह आप भी चंचल हैं? कोई भी बात ये है जी, बालक किसी भी रूप में हो, वो क्रिमिनल हो ही नहीं सकता। नॉटी होगा वो, हाँ, शरारती होगा, चंचल होगा, क्रिमिनल नहीं हो सकता। क्रिमिनल नहीं हो सकता, किसी भी धर्म का हो। जब थोड़ा जवान होता तब क्रिमिनल होता है। बच्चा तो हर रूप में, हर धर्म के अंदर मासूम होता है और एक तरफा प्यार होता है। अब माँ बच्चे को प्यार कर रही है, एक तरफा प्यार है, बच्चा थोड़ी कर रहा है। आप बच्चे को खिलाते हैं खिलौने से, आप खेल रहे होते हैं, वो थोड़ी खेल रहे होते हैं। तो आपको भी इसी तरीके का एक मतलब अनुभूति होती है लड्डू गोपाल के साथ? आप अपना जुड़ाव ऐसा महसूस करते हैं? मैं नमस्ते कर लिया बस, इतना बहुत है। मेरा मतलब है, ओशो ने कहा था, जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर की पूजा करते हैं। ओशो ने कहा था? हाँ।
और मैं कहता हूँ जब आप किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर आपको पूजा करता है। क्या बात है। आप किसी का आंसू पहुँच दीजिए, हो गई ना पूजा। आपने किसी को रुला दिया तो आप कितने भी मंदिर चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। सुरेंद्र जी, ये जो ज़िंदगी कटी और जिस फ़लसफ़े को लेकर आप आगे बढ़े, तो ऐसा लगा कि वाकई में वो ईश्वर जो है उसने आपके सही गलत के फैसलों पर मोहर लगाई है और ज़िंदगी आसानी से कटी है? उसकी मार्किंग थोड़ी सी है। नहीं कर रहे ना, नहीं। मैं अपना ठीक कर रहा हूँ ना, वो क्या मार्किंग, उसका काम यही है क्या कि सुरेंद्र शर्मा क्या करे। उसका काम है, पानी जहर नहीं होने दिया कभी इसने, हवा प्रदूषित नहीं होने दी। आप 1000 साल बाद सूरज कब निकलेगा या चांद कब निकलेगा आप बता सकते हो। वो 1 सेकंड में का भी फ़र्क अपने काम में नहीं डालता। उसको हम टुच्चे कामों में डालेंगे कि मेरी फैक्ट्री लगवा दे, मैं तेरा प्रसाद चढ़ाऊँ। उसको क्यों बेवकूफ़ बना रहे। बचपन से घर में कैसा माहौल था? आस्था का, धर्म कर्म का? धर्म का था। मैं स्कूल तक हर नवरात्रि पर रामायण लगाता था। अच्छा। हाँ। और क्या करते थे उसमें? मतलब पूरे 9 दिन में पाठ होता था पूरी रामायण का। आप करते थे खुद? हाँ, कई सालों तक की। कुछ याद है? कुछ नहीं, चौपाइयाँ। कोई चौपाई सुनाएंगे? कोई याद है चौपाई? होगी याद तो फिर ध्यान नहीं इस समय। अभी कोई याद नहीं आ रही? हाँ। कि कोई पसंद की चौपाई रही हो, बहुत अच्छी लगती हो आपको उस समय जब छोटे थे तब? ढोल गंवार सुधर पशु नारी, ये सब ताड़न क्या देखा। ये तो आप अपने हाथ से कविता में भी लेकर आते हैं। इसको तो आपने खूब इस्तेमाल किया है। हाँ, इसीलिए याद रह गई है। और कोई? नहीं, और तो कोई इतनी याद नहीं रहती। और फिर उम्र के साथ भी है, थोड़ी मैच्योरिटी होनी चाहिए। फिर बदलाव कैसे आना शुरू हुआ? जब छोटे थे और नवरात्रि में इतना पूजा पाठ भी होता था। और जन्माष्टमी पर घर पर पूरी की पूरी झांकी सजाता था। अच्छा। वो सब था। हाँ। पर जब बड़ा हुआ, इन मंदिरों में जाना शुरू किया, इन साधु संतों के प्रवचन सुनने शुरू किए, तब चिढ़ हो गई। अच्छा। एक से एक घटिया, आज की तारीख में चैनल देख लो, ऊट पटांग बातों पर लोग पागल हो रहे हैं उनके पीछे, लाखों की संख्या में बड़े पड़े। जो ऐसे लोग, इनको अरेस्ट करना चाहिए। जैसे कुछ बातें याद आती हैं किसी की? किसी की भी देख लो ना, 90% ऐसे ही। आपको कौन सी बातें चुभती हैं? जो कि अब ऊट पटांग की बातें कर रहे हैं, ये इसके ऊपर, ये लड़कियों की जल्दी शादी कर देनी चाहिए। एक तो छिपकली वाले बाबा, वो छिपकली की तरह घूमता रहता है। क्या कर रहे हो यार ये। एक वो बाबा का वॉमिटिंग भी करता था तो लोग हथेली में लेकर के उसे पी जाते थे। आय हाय। अच्छा। इतना घृणास्पद है। लोग पागल हो रहे हैं क्योंकि इतना गलत कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि जैसे इसका हमें आशीर्वाद मिल जाए तो हमारे सारे पाप धुल जाएं। एक ने किसी ने बहुत अच्छा कहा था कि गरीबी में पैदा होना आपकी नियति है, लेकिन आप गरीबी में मरते हो तो ये आपका अपराध है, क्योंकि आपने कोई संघर्ष नहीं किया। वरना आदमी भूखा, 2 हाथ दिए, मुंह तो एक ही है ना। इन 2 हाथों का इस मुल्क ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। और आज हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब हम 2 रुपए किलो का फ्री में अनाज देंगे, क्यों देंगे? बस तू वोट दे दे हमें। ये गलत कर रही है आपको लगता है सरकार? सारी चीज़ गलत है ना। सरकार के भाई इस लायक बनाओ ना वो 15 रुपए किलो का गेहूं खरीद सके। आप ऐसा थोड़ी सब, आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर लिख दिया जाए ना। अब ये नीट का एग्ज़ाम है जी, 1 महीने लेट आया तो उनकी बेरोज़गारी 1 महीने आगे टाली ना, वरना 1 महीने पहले बेरोज़गार हो जाते। पॉजिटिव ढूंढ लिया आपने। हैं? क्या सटायर है। एक क्या हर स्कूल और कॉलेज में लिख दो हम साल में इतने बेरोज़गार निकालते हैं। नौकरी कहाँ दे पा रहे हो? कला के जरिए दिखाओ ना।
अच्छे आर्किटेक्ट होंगे। आज पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती है। अब वो कलाकार हमने तो मारे नहीं ना, आपने तो बाल श्रम कह दिया कि बाल मजदूर हैं। बाल मजदूर अगर कोई कसीदाकारी करेगा तो बचपन से ही सीखेगा ना, तो उसको मजदूर की श्रेणी में कैसे ले सकते हो? वो भी तो एजुकेशन है। आप वैसी एजुकेशन बनाओ जिसमें कलाकार बनाए जाएं। आज एक टीवी रिपेयर वाला है, कोई भी रिपेयर वाला है, घर आएगा, हाथ लगाने के 200 रुपये ले लेगा, अनपढ़ होगा तो भी। तो ऐसे पढ़े लिखे आर्किटेक्ट क्यों नहीं बने? ऐसे पढ़े लिखे बढ़ई क्यों नहीं बने? ऐसे पढ़े लिखे पेंटर क्यों नहीं बने? वो करोड़ों में भी होंगे तो हर जगह पूजे जाए। मुल्क को ये देखना चाहिए, मुल्क को क्या ज़रूरत है। पहले प्लास्टिक के ऊपर कर दिया बैन, पहले चालू क्यों किया था भाई, जो बैन लगाना पड़ा? पहले हम ब्याह शादियों में, कुल्हड़ में, पत्तल में, सकोरे में सब चलता था। आज 5 स्टार होटल में भी कुल्हड़ पहुंच गया है। हाँ, लौट लौट के वहीं लौट कर वहीं आए ना, जो ठीक था। अगर आज वही शुरू से चल रहा होता, कितने लाखों लोगों को रोजगार मिलता। आज स्कूलों में लागू कर दो भाई, आपको खद्दर के ही कपड़े पहनने हैं स्कूलों तक, तो वैसे ही लाखों रोजगार पैदा हो गए। पर आदमी, आप जो पढ़ाई है वो आपको मिट्टी छूने से अलग करती है। किसान का बेटा जो है वो कहाँ छुएगा? आज पंजाब और हरियाणा के अंदर बिहार के लोग खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे जो हैं वो तो लेकर के मोटरसाइकिल लेकर के निकल रहे हैं। उनकी तो नाक छोटी होती है। उनकी नाक छोटी होती है। हमने सिखाया है कहाँ पढ़ाई के अंदर कि भाई ये आपकी जन्मभूमि है, इसको छुओ। आज किसानों के ऊपर पुलिस वालों ने, पिछली बार जो दिल्ली के अंदर हुआ था आंदोलन हुआ था, उन्होंने सर्दी के अंदर उनके ऊपर बौछार छोड़ी है, और शाम को उन्हीं किसानों ने, उन्हीं सिपाहियों ने उनको बैठकर खाना खिलाया, क्योंकि उन्हें मालूम है ना किसी न किसी किसान का ही तो बेटा है। आज हमारी फौज में किसान और मजदूर के बेटे नहीं हो तो हमें तो सैनिक नहीं मिलेंगे। किसी भी एक IAS IPS का बेटा या किसी मंत्री का बेटा गया है क्या सेना में, तो उसे सेना का दर्द महसूस तभी तो होगा जब वो सेना में जाएगा, उसका बेटा होगा। इतने युद्ध हुए, एक देश का भी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं मरा उसमें, हजारों तो गोले दाग दिए। जिस दिन वो मरना शुरू हो जाएगा उस दिन युद्ध खत्म हो जाएगा, समाधान। हाँ, मैं तो एक जगह लिखा भी था, मैंने कहा था कि जो भी 2 देश युद्ध लड़े, ईश्वर तू इतना कर, उसके एक एक लीडर को अपने पास बुला ले, बस युद्ध हो ही नहीं सकता। पुतिन को लगेगा मुझे नहीं बुला ले, ट्रम्प को लगेगा मुझे नहीं बुला। 2 व्यक्तियों की वजह से युद्ध हो रहे हैं, मारे आम आदमी के लोग जा रहे हैं, किसान के लोग जा रहे हैं, मजदूर के लोग मारे जा रहे हैं। कितनी दार्शनिक, मतलब मैं तो सोच रही थी कि मैं हंसी मजाक वाला कुछ पॉडकास्ट होगा, और अब इतनी गंभीर सी बातें हो रही हैं, और जो आप नज़रिया यहाँ पर रख रहे हैं। मेरी नज़रिया दूसरा है ना। क्या भाई, पांडवों को 5 घर चाहिए था, हाँ, और कई करोड़ घर क्यों उजाड़ दिए? कौरवों की जिद की वजह से। हाँ, कौरवों की जिद की वजह से, जिद की वजह से। तो कृष्ण अपने यहाँ दे देते 5 घर अपनी स्टेट में, उन करोड़ों का क्या कसूर है? 2 देश महाभारत का युद्ध भी रुकवा देते, मतलब आप। आपकी जरूरत क्या है? हाँ। युद्ध कोई लास्ट डिसीजन होता है, फर्स्ट डिसीजन नहीं होता युद्ध। युद्ध कभी भी मजबूती से नहीं लड़ा जाता, युद्ध मजबूरी में लड़ा जाता है। सुरेंद्र जी, फिर गीता का ज्ञान कैसे मिलता? वो सारी बात अलग है, अलग हो गई। हाँ, पर मेरा मानना है कि अगर 5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बचती है और ज्ञान नहीं हो तो भी क्या है, वो बड़ा बात है ना। तो आप जिस गहराई से बात कर रहे हैं, और अभी आपने ओशो का जिक्र भी किया, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ओशो शायद ये भी कहकर गए हैं कि जो इंसान जितना ज़्यादा हंसाता है, शायद अंदर से वो उतना ही
गंभीर, दुखी या उदास होता है, तो ये दुखी और अपने आसपास का समाज और गंभीर और उदासी अलग चीज है। ठीक है। जिन चीजों के नष्ट होने से हाँ, क्रोध नष्ट होता है, उन्हीं चीजों के नष्ट होने से हंसी निकलती है। गुस्सा करोगे, हाँ समझाइए, समझी नहीं हाँ। हूँ मैं। हाँ गुस्सा नष्ट होगा हाँ, तभी आंसू निकलेगा, गुस्सा नष्ट होगा तभी तो हंसी निकलेगी। एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिसे रोना नहीं आता उसे हंसाने का कोई हक नहीं बनता। हक हंसाने का हक उसी को मिलना चाहिए जो रोना भी जानता हो। सुरेंद्र शर्मा रोते हैं? अगर किसी की तकलीफ हो हाँ। तो क्यों नहीं रहूँगा। अगर मैं किसी को देख रहा हूँ तकलीफ में और मैं हंस कर निकल जाऊँ तो ये तो नीचता हुई ना मेरी। अभी हाल फिलहाल में याद आ रहा है आखिरी बार, मतलब कभी आंखों में आंसू आए हों किसी को देखकर, कुछ सुनकर? मैं आंसू पहुँच दे ना। नहीं, कोई ऐसी घटना जो याद आ रही है जो साझा करना चाहें? 50 रोज हो रही हैं। जैसे माँ बेटे को मार रही है, बेटा माँ को मार रहा है, पिता को मार रहा है। इस देश की कानून व्यवस्था जो है वो ठीक होनी चाहिए। कोई एक बार अपराध करे तो उसकी जमानत कर दो, लेकिन जब अपराध करने की प्रवृत्ति हो उसकी तो कभी जमानत मत दो। मैं पढ़ा एक बार, छठी बार एक ने गलत जाली नोट छापे थे, फिर जमानत मिल गई उसको, दूसरी पर ही नहीं मिली थी। अपराध तो आपसे उत्तेजना में हो सकता है, लेकिन अगर वो बार बार अपराध करो तो फिर उसका मतलब ये आपको तो आदत पड़ चुकी है अपराध करने की। हमें कानून की दहशत ही नहीं। हर चीज़ हम खरीद सकते हैं ना। अब आप अग्निकांड ही देख लीजिए, गर्मी का मौसम है, दिल्ली के अंदर आग लग जाती है? कितने लोग मर जाते हैं। भाई जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग जाती है, वहाँ मर जाते हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पर आप जब उसको परमिशन दे रहे हैं कोचिंग की, तो आप देखिए ना किसके पास फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं। तब तो आपने पैसा लिया, दे दी परमिशन उसको। आज जितने मकान तोड़े जा रहे हैं, कहीं भी दिल्ली में तोड़े जा रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं उनको? अरे भाई ज़मीन अनधिकृत है, ज़मीन का पैसा ले लो उनसे, उनके घर तो बचने रहने दो ना। जब उनके आप ज़मीन का पैसा ले लो, किस्तों में चुका देंगे आपको। तो फिर तो आप ये गलत राह दिखा दोगे। जिसका मन करेगा किसी भी ज़मीन पर बैठ जाएगा कि मैं चलो कह बाद रहा में हूँ आगे रेगुलराइज बनने मत दो ना। आपने बनने दिए, आपने 4-4 मंजिल बनने दी, उसमें ओवरसीयर ने भी पैसा खा लिया, थाने वालों ने भी खा लिया, और जो बिल्डर था उसने पैसे लिए अपने ले करके वो बाहर निकल गया। उसका क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो उस गरीब का हुआ ना, क्यों? बड़ा शेर है ना। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियाँ जलाने में। आज की तारीख में बहुत दिक्कत है गरीब की। आज हमारे यहाँ होंगे 70-80 करोड़ गरीबी की रेखा के नीचे। ये 80 करोड़ को आप 60 करोड़ करो, नहीं, तब तो राजनीति में होगी ना। ये मैं कह रहा हूँ ना। सरकार ने तो अभी पिछले दिनों बताया था और लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया सरकार ने। आप, मैं कह रहा हूँ, अब फिर 80 करोड़ को बांट रहे हो। अगली बार आपको ऐसा करो कि 60 करोड़ लोगों का मुफ्त में अनाज बांटना हो। ये संख्या घटाते रहोगे तो इसका मतलब आप बढ़िया काम कर रहे हो। ये संख्या बढ़ती रहेगी तो इसका मतलब आपने काम नहीं किया। ओके, ठीक। ये संख्या एक दिन ऐसी हो जाएगी हमें किसी को अनाज देने की जरूरत नहीं, सब अपने संपन्न लोग हैं। मतलब ये एक पैमाना सरकार आप कह रहे हैं तय कर सकती है अपने लिए। अपने लिए कि हमने 80 करोड़ थे, अब हमने 60 करोड़ लोगों को फ्री दिया, 20 करोड़ कम किए गरीबी रेखा से बाहर निकल। ये रेखा कब कितनी कम कर पाते हो वो आपकी सफलता है। इतनी बढ़ाते जाओगे इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। तो सारी जितनी जानकारियां हैं, जिस तरीके की खबरें चल रही हैं, सबके बारे में आपको जानकारी है, पूरा अपडेटेड रहते हैं करंट अफेयर्स को लेकर? न्यूज़ वगैरह सुनते हैं? अखबार पढ़ने का शौक है? अखबार पढ़ते हैं? कितने घंटे पढ़ते हैं? आधे घंटा। कितने अखबार आते हैं घर पे? एक। हिंदी अंग्रेजी? एक हिंदी का, एक अंग्रेजी पढ़ता नहीं, पहले पढ़ता था। हिंदी का अखबार पढ़ते हैं? हिंदी का पढ़ता हूँ। अच्छा लगता है अखबार? नहीं, अखबार की हेडलाइंस पढ़ ली, उससे पता लग जाता है। तो फिर ये इतनी गहराई जो है, इतनी दार्शनिकता कैसे? किताबें पढ़ते हैं? शौक क्या है? किताबें पढ़ते हैं? किताबें भी नहीं पढ़ता। क्या बात करें, पहले तो पढ़ते होंगे? हाँ, पहले मैं अंग्रेजी के उपन्यास पढ़ता था।
कौन से? पेरी मैसन के ओ जो पेरी जासूसी- मेसन, हाँ मेरे जासूसी। डैडी के भी बड़े फेवरेट हैं, उनके पास पूरा ट्रंक भर के पेरी मेसन रखा हुआ है। मैं भी कभी कभी जाती हूँ, लेकर आती हूँ और वो पढ़ लेती हूँ। अब नहीं पढ़ता किसी को, पेरी मेसन अब नहीं पढ़ता, वो तो तब निकल पढ़ते गया थे। कॉलेज के टाइम का बात। 60 साल हो गए, हाँ। अब किसी को नहीं पढ़ते। तो फिर कहते हैं ना, मतलब क्रिएटिविटी अपनी जगाए रखने के लिए आपको लिखना पढ़ना पड़ता है। तो आपने इतनी कविताएं लिखी, तो फिर उसके लिए अपने आप को कैसे धार दी, कैसे तैयार किया? बचपन में शिक्षा दीक्षा कैसी रही? बस इतनी कि बस 40-45% लिया हो बस। काम चलाओ। बस पढ़ लिख कर नौकरी नहीं करनी, पढ़े लिखों को नौकरी देनी है। ये किसने बताया था? मेरी खुद की, या पिताजी, या घर में ऐसी सोच थी? कुछ नहीं, फादर का भी बिजनेस था, हाँ। उसी में देख मैंने एक ही सब्जेक्ट था। अपने बच्चे को भी मैंने कहा कोई नौकरी नहीं कर, बच्चे क्या करते हैं? बिजनेस है। 2 बेटे हैं? हाँ दोनों बिजनेस करते हैं? हाँ, एक दोनों भाई साथ में। एक इंपोर्ट करते हैं केमिकल्स का, सो इंडस्ट्री में आता है। दूसरा उसका अकाउंट देखता है। अच्छा। मेरा एक बच्चा भी हैंडीकैप है, उसके एक हाथ नहीं एक आधा हाथ है, जिससे वो सारा काम करता है। आधे हाथ में भी 2 उंगलियां बनी हुई, उससे सारा कर लेता है वो। उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग। अभी उसके बेस पॉइंट पर होकर आया था वो एवरेस्ट के। अच्छा, क्या बात है। तो ये बिजनेस वही और जो खानदानी बिजनेस चला रहा है पिताजी वाला, वो बंद कर दिया। वो बंद कर दिया। इन लोगों ने नया बिजनेस स्टार्ट हाँ। किया। एस्ट्रोलॉजी पर लेक्चर देने वो अमेरिका जाता है। अच्छा, हाँ, आप यहाँ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं किसी पर भी, मैं तो किसी पर भी और बेटा जो है वो एस्ट्रोलॉजी पर ज्ञान दे रहा वो है। करता रहे, मुझे विश्वास नहीं है। उनका अलग विश्वास है। उनका है विश्वास, तो मैं ना वो मेरे मामले में दखल देते ना मैं उनके मामले में दखल देता। चलिए रिश्तों पर आ जाते हैं। हाँ। आपने इतनी रिश्तों को लेकर बातें की, आपकी कविताओं में बाप बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। सुरेंद्र शर्मा के अपने रिश्ते कैसे हैं? कभी रिश्ते नहीं है वो, कभी रिश्ते नहीं है। रिश्ते नहीं? एक रिश्ते भी होता है, दूसरा रिश्ते नहीं है। अच्छा, कभी जो भी संबंध बना है वो आखिर तक। क्या मेरे आज भी जो दोस्त हैं वो सन 62 के, जो कॉलेज टाइम से आज भी चल रहे हैं। SRCC वाले दोस्त? हाँ, SRCC वाले आज भी चल रहे हैं और रोज़ बात होती है उनसे। रोज? हाँ। कहाँ कहाँ हैं सब? दिल्ली में ही है या कहीं? दिल्ली में। हाँ। बाकी तो सब ऊपर निकल गए। जो कॉलेज वाले थे हाँ। 90% अब नहीं रहे, मतलब कवि सम्मेलन वाले भी, वो सब उनकी डेथ हो गई। 2, 4, 5 बचे हैं और कोई ज़्यादा नहीं। संतोषन एक है जिसने एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी में, अच्छा। वो भी काफ़ी बीमार चलता है। गोविंद व्यास हैं, एक आधे सोम जी हैं, बहुत कम लोग बचे हैं। पर ये रिश्ते आप निभाते हैं? मतलब रोज फोन आपकी तरफ से किया जाता है? आपने रिश्तों की डोर को थामा? नहीं, वो भी करते रहते हैं। करते रहते हैं। उसको कोई काम पड़ता है हाँ। तो वो फ़ोन कर लेता है, मेरा काम पड़ता है तो। यारों के यार हैं सुरेंद्र शर्मा? हम्म, यारों के यार? ये तो यार बता सकते हैं। यार आपको क्या बताते हैं? हमें नहीं। तो कहाँ मिलेंगे आपके यार, कुछ तो बताइए। कॉलेज के जितने भी मेरे, कभी भी सर पूछ लो, हम्म। सबसे मेरा अच्छा है। मेरे कभी समाज में किसी से दुश्मनी नहीं है। कॉलेज के दिन कैसे थे? मस्ती वाले? बस इतना था कि कॉलेज के दिनों में जो हाथ से आया है वो ऐसा था भाई, 7-8 लोग थे बस, कभी लोग। वो सुबह से शाम तक ना क्लास में नहीं जाना, बस कॉलेज में जाना, क्लास में नहीं जाना क्लास ही नहीं अटेंड करते थे? ना। तो 7-8 लोगों का ग्रुप था आप हाँ, लोगों फिर का? फेल हो गए 1 साल। 1 साल फेल होने ने सुरेंद्र शर्मा को CA बनने से रोक दिया और कवि बना दिया। तो ये सदमे की वजह से बने, या फिर क्योंकि कभी बन चुके थे इस वजह से CA नहीं बन पाए? कभी तो बनने क्या, एक दूसरे की टांग खींचनी थी, तब कोई कमर्शियल तो था नहीं। अच्छा, ठीक है। बस जहाँ भी मौका मिले आपस में, हाँ। और फिर सुबह मिल लेते थे, फिर शाम तक यही काम करना अपने को।
अच्छा सुनील सर बताइए, ये अंदाज आपका यही रहता था कॉलेज के टाइम पे भी, मतलब बिल्कुल वो कहते हैं ना पोकर फेस, मतलब फोके हाँ, फोके अंदाज में कह हाँ, के हाँ, निकल लेना है? स्कूल में भी। स्कूल में भी करते थे? स्कूल में मतलब ये है कि प्रिंसिपल टीचर था हमारा एक, अच्छा। कपूर, वो जो ड्रेस पहन कर रहता था, निक्कर पहनता था, कमीज पहनता था और टाई लगाता था और ऊपर हैट लगाता था। अच्छा, शॉर्ट्स के साथ टाई और टाई और वो हैट। उससे पूछ लेता था, मतलब उसका एक ही नियम था, रोज आते ही एक एक डंडा हर एक के हाथ पर मारना, उफो। डेली। प्रिंसिपल से शिकायत की, उसने एक दिन खोल लिया दरवाज़ा, पीट रहा था। बोले ये क्या करते हैं, कि क्या गलती जो पीट रहे? बोले गलती नहीं करें इसलिए पीट रहा हूँ। अच्छा। बड़े प्रोएक्टिव टीचर थे। और सही बात है, अगर इस मुल्क के लोगों को बिगड़ गलती के भी पता होता कि हम गलती करेंगे तो मार खाएंगे, तो सब सुधर लेते। बड़ी डिक्टेटर वाली बातें कर रहे हैं आप। डिक्टेटर नहीं, वी वांट देशभक्त डिक्टेटर, जो अपनी नहीं सोचे, देशभक्त की सोचे। एक वो देशभक्त ओशो ने कहा था, जब आज गुलामी के बाद हमें भारतीयों की गुलामी में 10-20 साल रखना था, जो कि हमें ये बताते कि आज़ाद मुल्क में आपके अधिकार नहीं, आपके कर्तव्य भी हैं। जो हमें कर्तव्य सिखाता तो बेहतर हम बन पाते, भारतीय आगे तक पहुंच सकता था। वसुदेव कुटुंबकम की बात करेंगे, जाति पर लड़ते रहेंगे, भारत पाकिस्तान करते रहेंगे, क्या फ़ायदा। स्कूलिंग कहाँ हुई, यहाँ दिल्ली में या हरियाणा में? रामजस में। स्कूलिंग यहीं पर ही हुई। अच्छा, तो ये सब आपने मतलब जो ग्रोइंग ईयर्स थे आपके, उसमें देखा ये सब, ये भेदभाव होते हुए अपने आसपास देखा? जैसे आप तो पंडित है ना भाई, आप तो उच्च जाति से आते वो हैं। सारा देखा, पर ये जैसे हमारे गांव के एक हरिजन के बेटी ब्याही थी किसी गांव में। अच्छा जी। और वहाँ बारात गई थी हमारे गांव की। ठीक है। तो मेरे ताऊ और चाचा उस हरिजन के घर जा कर के कि गांव की बेटी वही गांव का दामाद है, उसको रुपया नारियल देकर आए थे। छूते नहीं थे लेकिन घृणा नहीं करते थे। किसी के यहाँ ब्याह हुआ, नाई है या धोबी है या बाल कुछ भी है, तो दादा कह देते थे भाई उसके ब्याह है, तो औरतों से कह दियो कोई नई धोती वगैरह जो भी हो वो निकाल देंगी। भाई उसके यहाँ 1-2 किलो 2 कनस्तर घी के भिजवा दे, दाल भिजवा दे उसके यहाँ अनाज भिजवा दे, कोई कमी नहीं हो उसके यहाँ जाकर देख लेना। तो ये भाव होता था। वो बाबा के साथ नीचे ही बैठते थे। जैसे वहाँ मेरे गांव में रथ चलाने वाला था, बाबा भी उसे लादूराम कहकर बुलाते थे। एक दिन मैंने उनके सामने लादूराम कह दिया उसे, तो बाबा ने मेरे तमाचा जड़ा, तेरे बाप से बड़ी उम्र का है, इसे ताऊ कहकर बुलाया कर। तो ये भाव जो है, गांव में एक की मौत पूरे गांव की मौत होती थी। आप एक सगे भाई की भी मौत हो जाए तो दूसरा भाई खुशी मनाता है। इस पंचायत के चुनाव ने काफ़ी कुछ ठीक किया हो, लेकिन इतना तो बुरा कर दिया कि घर घर में झगड़े हुए हैं। मेरे परिवार के 3 लोग आपस में लड़ रहे हैं, बात तक नहीं कर रहे, संबंध खत्म कर लिए सबने। तो कहाँ संबंध मजबूत रहे। इसके लिए पंचायत चुनाव को आप क्यों लेकर आए? ये तो इंसान की अपनी महत्वाकांक्षा है। वो पंचायत वो चुनाव वही नहीं, तो कोई भी मुद्दा बन चुनाव जाए। नहीं होता, वहाँ का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को हर साल चेंज करके बना देते, ये कर सकते थे। उसमें हर जाति का आ जाता है। आज महिला बनती है सरपंच, काम सारा पति चला रहा है उसका, और कार्ड भी बने हुए, नाम सरपंच पति, डिग्री जैसे उसकी। सही बात है। हाँ जी, मुखिया पति, सरपंच कुछ भी पति, पति, सही बात है। गांव में आपने बदलाव देखा वैसे, मतलब जो आपका बचपन का जो गांव था, वो जो यादें थी, फिर आपने अपनी जवानी के इस दौर में भी गांव देखा होगा। अब जाना होता है गांव में, है रिश्तेदारियां अभी नहीं बची हैं, सब हैं हैं। लेकिन इसलिए पहले मैं गांव जाता था तो इतना एडिक्ट था गांव से कि स्कूल की छुट्टी हुई नहीं कि नेक्स्ट डे मैं गांव चला गया। लगाव था इतना। हाँ, 5 घंटे लगते थे दिल्ली से महेंद्रगढ़?
नहीं, हाँ, दिल्ली से नारनौल बाई ट्रेन, अच्छा और वहाँ गांव से रथ आता था। अच्छा। वो रथ पूरी मिट्टी होती थी, सड़क तो थी नहीं, 5 घंटे लेता था। और वहाँ पहुँचने के बाद जो 2 बैल होते थे उनको 1-1 किलो देसी घी पिलाया जाता था कि अच्छा, कमज़ोर होकर आए। देसी घी बैलों को। वो बांस डाल करके, होता है ना, मुंह में बांस डाला और ऊपर से घी पिला दिया उसको, ताकि वो ताकत बनी रहे। और जो उस पे बैठ कर आ रहे हैं रथ पर, उन साहबजादे के लिए क्या तैयारियां होती थी? वो तो मेरा घर निश्चित होता था मुझे क्या पसंद है। क्या क्या पसंद था बचपन में? एक तो चूरमा, अच्छा, तो बुआ जी के यहाँ जाता था, बुआ के यहाँ, ठीक है, वो वहीं रहती थी तो वहाँ ठीक चले। है। फिर मिट्टी की उसमें दाल पकती थी चूल्हे के ऊपर 3-4 घंटे में, तो उड़द की दाल वो पसंद थी मुझे, आज भी रोज़ बनती मेरे। उड़द की दाल, देसी घी खड़ा उस पर। देसी घी अब कम डालते हैं, पहले था और रहता था, अब नहीं डालते। मेरी ट्रेडिशनल है, मैं कभी ज़िंदगी में जंक फूड नहीं खाया मैंने, अच्छा, पता ही नहीं क्या टेस्ट होता आप है। लोगों के ज़माने में कौन से जंक फूड आ गए? जंक फूड तो हाँ, अब आए। अभी भी आए तो भी कहाँ खाता, नहीं जाता खाता, अब नहीं खाते? किसी होटल में किसी पार्टी में जाते ही नहीं, घर पे खाना खाना। बीवी बहुत नाराज रहती होंगी आपसे कि क्यों? बाहर भी जा रहे हैं तो भी इनके लिए घर में खाने बनाओ। बीबी आज तक उसे रसोई में जाना हो हाँ। तो गूगल मैप से ही जा सकती है। सुनेंगी वो भी ये पॉडकास्ट। वो गूगल मैप के अलावा नहीं जा सकती। तो घर में खाना कौन बनाता है? मेरा सदा कुक रहा है, अच्छा, हमेशा। हमेशा, आज भी 2 कुक। पूरे ऐश में रखा है आपने भाभी जी को। जॉइंट फैमिली है मेरी, माँ का भी निधन हुआ है 98 साल की उम्र में, एक छोटा भाई है। अच्छा, उनका परिवार भी साथ में रहता है? नहीं, वो मेंटल रिटार्टेड है बचपन से ही। आपके साथ रहते हैं? हाँ, उनकी उम्र कितनी होगी? होगी कोई मेरे ख्याल से 75 के आसपास तो ही गई। उनकी देखभाल भी आप करते हैं? उसके लिए आदमी रखा हुआ है, उसको नहलाने का, ये सब का। आप लोग बस 2 ही भाई? हाँ, 2 भाई हैं, 2 बहनें, और बहनें कहाँ कहाँ हैं? दिल्ली में ही है या? सब दिल्ली में। दिल्ली में। सब में बहुत प्यार, मतलब भाई बहन? हाँ हाँ, जैसे आजकल का है ना, मतलब भाइयों की बहनों की आपस में बन नहीं रही है जी। मेरे मामा जी के जितने रिश्तेदार हैं, अच्छा, और राखी जब पर एक टाइम पर तो मुझे 9 जगह जाना पड़ता था। मौसी की भी बेटियां, ये बेटियां, वो बेटियां, उन सब कज़न मामा जी हैं, उनकी बच्चे हैं, ये सब। रिश्ते निभाते हैं बहुत? कुछ नहीं, जब बच्चों को पता तो लगना चाहिए कि सिर्फ तुम ही नहीं हो, कोई और भी जो उसके पास है ऐसा जिसका आपको मानना चाहिए। इससे क्या होता है? तो नेशनलिटी से इंडिविजुअलिटी पर आना बड़ी बात है कि नेशनलिटी से हम पारिवारिक पर हैं। अब तो इंडिविजुअल हो गए, पति पत्नी भी इंडिविजुअल हैं, और कहाँ तक गिराओगे? जब वसुधैव कुटुंबकम का नारा हटा ही दो ना, फिर कुटुंब बस मैं, मेरे बच्चे। अब मेरे बच्चे भी नहीं, ना मैं, सिर्फ मैं। भारतीय संस्कृति की बात करते हो तो ये सब बातें तो आपको करनी पड़ेंगी। कहीं उर्दू के हदीस में कहीं मैंने पढ़ा था कि किसी अनाथ बच्चे के सामने आप अपने बच्चे को प्यार मत करना, उसको तकलीफ़ नहीं हो। और बाज़ार जाओ, फल लेकर आओ तो पड़ोसी के बच्चों के लिए भी लेकर के आना। और तुम इतनी संपन्न नहीं हो कि नहीं ला सको तो फलों के छिलके घर के बाहर मत फेंकना। ये मानवीय गुण हैं जो हमें होने चाहिए। मैं आज तक कभी ज़िंदगी में मैंने अच्छी कपड़े, क्या कहते हैं, डिजाइनर, ब्रांडेड या डिजाइनर आज तक नहीं पहने। एक तो पैसे ज़्यादा दूँ, दूसरा उस साले का विज्ञापन भी करूँ। मैं ही मूर्ख बनाऊँ क्या? भाई, तो ये अपना पुराना दर्जी है, उसी से सिलवाते हैं? हाँ, एक पुराना बना हुआ है, पैसे बल्कि नए वालों से ज़्यादा लेता वो, पर उसकी फिटिंग जो है बहुत कठिन होती है। इस सूट की फिटिंग हर एक नहीं कर सकता। नहीं, बड़ा शानदार लग रहा है, बन गला एकदम। कपड़ों का शौक रहा है बचपन से, हमेशा से? नहीं, कभी नहीं। कॉलेज वगैरह के ज़माने में? कभी नहीं।
कॉलेज में जब लाल बहादुर जी थे प्राइम मिनिस्टर, हाँ। तब मैं धोती और कुर्ता पहन कर जाता था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो अलग से नहीं लगते होंगे, मतलब उस टाइम में भी सब तो पैंट वैंट तो पहनते थे, सब सब पैंट पैंट शर्ट। पहनते थे, सब कुछ था, पर मैं पहन कर जाता था। वो मेरी क्रेज फेमस था पूरी दिल्ली में, यूनिवर्सिटी। ओ, अलग और से फैशन। उस चक्कर में लोग मुझे शास्त्री जी बोलते थे दिल्ली उस यूनिवर्सिटी के समय। शास्त्री जी। हाँ, और मेरी आवाज़ इतनी तेज थी हम्म, कि किसी भी, वहाँ बैन था माइक कॉलेज के अंदर, अच्छा। चुनाव के अंदर, तो मेरे दोस्त से कहते थे, यार वो चुनाव है यार, वो तुम्हारा जो भोंपू है ना 3-4 दिन के लिए हमारे यहाँ भेज दियो। आपको? हाँ, तो मैं आप, कॉलेज के बाहर भी आवाज़ लगा देता था, क्लास में जाती थी। एक और पहचान, सुरेंद्र शर्मा कॉलेज के भोपू, सही है? तो खूब जोर से चिल्लाते थे। पूरी, आज भी मेरी आवाज़ बहुत तेज है। 81 की एज में मेरी आवाज़ कम नहीं है। मेरी माँ की आवाज़ भी ऐसी थी, नीचे से आवाज़ देती थी तो पर मेरे कमरे तक आती थी कड़क आवाज एकदम, आवाज़। खानदानी आवाज है आपकी। पिताजी की भी ऐसी थी। आगे बच्चों की भी है ऐसी आवाज? उनकी तो मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती। और आपके दौर में आप माता पिता के साथ आपके कैसे संबंध रहे? जब आपने परफॉर्मेंस शुरू की तो उन्हें पता था कि आप ये सब कर रहे हैं? हाँ, पता था, मैंने काम बंद करवा दिया था फादर का। वो तो दवाइयाँ बनाते थे ना? दवाइयाँ बनाते थे ना, हाँ। वो मान नहीं रहे थे। उनका पैर का ऑपरेशन कराया था, फिर भी रोज़ जाना उन्हें, अच्छा। तो ऐसे तो मानेंगे नहीं। फिर ड्रग एक्ट लगा था आयुर्वेद पर, तो ड्रग कंट्रोलर को मैंने कहा, यार तू मेरे यहाँ रेट डाल दे फादर के, और इन्हें धमका दिया, आगे बना लिया तो जेल में डाल दूँगा। तो फादर के रेट डलवाए मैंने, और आज तक वो तो चले गए ऊपर, उन्हें पता ही नहीं उन्हें पता किसने नहीं चल काम पाया? रुकवाया। ओफो भाई, आपने ऐसे काम भी किए? तो उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाया? ना, लेकिन फिर मतलब उनका बना बनाया बिजनेस आपने ठप करवा दिया। नहीं तो फिर बेकार में अगर इलीगल काम करें, अच्छा। क्योंकि ड्रग एक्ट के हिसाब से आप 2-3 आदमी एक्स्ट्रा रखो। और फादर का ये था, भाई इतना कमा लें एक महीने का, उससे ज़्यादा क्या मेहनत करनी, बस ठीक है, बस है तो बकाय को करनी। उन्हें ये था कि भाई दिल्ली में ही उन्होंने शास्त्री नगर में 6,000 गज खरीदी जगह, 6,000 रुपये में 6,000 गज। वहाँ 2 भैंसें रखते थे कि भाई घी आ जाए, दूध घर का बढ़िया आ घी, जाए, दूध ये मूलभूत ज़रूरत है। कपड़ा क्या करना, लेकर कुर्ते को उन्होंने संदूक के नीचे रख दिया, हो गया प्रेस। तो वही आदत हम में है, कभी भी कोई महंगा जूता है या महंगे कपड़े, कभी आदत नहीं। अभी भी मेरे बेटे की वाइफ घर में कई लोग गिफ्ट में दे जाते हैं सूट के कपड़े, मैं इतने बने क्या ज़रूरत है, पर वो जाएगी अपने दर्जी के यहाँ, डाल जाएगी 3-4 सूट के कपड़े, कह देगी पापा मैंने वहाँ दे दिए, नाप उसके पास है ही, उससे लिया ना, मैंने तो दे दिए, पर सिलाई तो मुझे ही देनी पड़ेगी। और वो भी मार्केट रेट से ज़्यादा? बहुत ज़्यादा है। मार्केट रेट से ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, लेकिन वो हमारा कॉलेज टाइम का, हायर सेकेंडरी के टाइम का, तब से? कॉलेज टाइम से है। क्या बात है। वो दरिया, वहाँ बैठता था वो जामा मस्जिद के पास, अब दरियागंज में मेन उसकी दुकान। तो अभी खुद ही सी रहे या आगे उसके भी बच्चे सीने लगे हैं कपड़े? नहीं, उसने अच्छा कर रखा। अच्छा। अच्छा, शादी जब हुई तब तक कवि के तौर पर नाम पहचान बन गई थी या? हाँ, वो शादी से पहले मैं पत्नी पर कविताएं लिखता था। लिखते थे? हाँ। शादी से पहले ही आपने लिखनी शुरू कर दी थी? हाँ। पत्नी पर कब से अब लिखनी फादर शुरू बड़े की नाराज पत्नी है, पर? कॉलेज के टाइम से मेरे ख्याल से मैंने बीकॉम किया था श्री राम कॉलेज, वहाँ से MMS कॉलेज गाजियाबाद से। SRCC से पढ़ाई छूट गई थी? पर नंबर ही नहीं आया कि MKM में दाखिला मिले। नहीं तो पहले साल में फेल हुए? हाँ, पहले साल में एक फेल तो हुए, फिर सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में फेल एक हुए बार थे? फेल हुआ, फिर थर्ड ईयर किया। थर्ड ईयर वहाँ से बीकॉम किया? हाँ, अच्छा, कर लिया बीकॉम SRCC से, ठीक है। MCOM में दाखिला नहीं मिल नहीं सकता मिला, था, हाँ। क्योंकि 50% नंबर चाहिए, मेरे आए थे 45। अच्छा। फिर MMS कॉलेज जाना इसलिए ज़रूरी था, पढ़ना तो था नहीं, कि उस बहाने यहाँ पिताजी के काम में आने से बच जाऊंगा। अच्छा। वो यार दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर। तो पिताजी का काम अच्छा नहीं लगता था, मतलब उस काम में इंटरेस्ट नहीं था, या फिर यारों काम के में साथ तो नहीं। वो मस्ती करने का काम में इंटरेस्ट रहता था। रहता था? पिताजी ने कभी खाली नहीं बैठने दिया। अच्छा।
मैं 13-14 साल की उम्र से। वो कहते थे आजा, मैं क्या करूं? बोले कुछ नहीं, शीशी धो लिया कर, लेवल चिपका लिया कर, गोली बना लिया कर, पुड़िया बांध ले। इन्वॉल्व रखते थे वो? कभी नहीं की, एक सेकंड नहीं। और गांव में भी उन्होंने फैक्ट्री डाल रखी थी, अच्छा। तो वहाँ जाता था तो वहाँ का काम संभाल। तो वो ये नहीं है, वही आदत मुझे आज तक है। कभी सम्मिल नहीं रहूँगा तो समाज सेवा में लगा रहूँ। एक हॉस्पिटल में 30 साल तक वाइस प्रेसिडेंट रहा, एक कॉलेज में वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा। टेक्निकल कॉलेज में, कई संस्थाओं का प्रेसिडेंट रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा। खाली नहीं बैठना। समाज के कार्यों से जुड़े रहे? समाज के कामों से क्या, यारी दोस्ती से ही है सर। तो चलिए, वो हम लोग पति पत्नी वाले जोक्स पर आ रहे थे। वो जो आपने हास्य रस वाली कविताएं लिखी हैं, ये सब आपने अपनी शादी से पहले ही करना शुरू कर दिया, है ना? तो अब मुझे समझ में आ रहा है, मतलब कॉलेज में तो फिर गर्लफ्रेंड्स वगैरह रही होंगी ना, इसीलिए फिर गर्लफ्रेंड इसी वजह से तो ना तो गर्लफ्रेंड रही ना कुछ और। रही नहीं कभी कोई? सही बताइए। नहीं रही। आप लोगों के जमाने में मतलब और कॉलेज कोई में भी- ऐसा माहौल ही नहीं था, या आपकी आज गर्लफ्रेंड नहीं अपनी सूरत ही ऐसी नहीं थी कि कोई लड़की पैदा हो जाए। थी? यारों दोस्तों में थी उनकी या गर्लफ्रेंड? बहुत थी। थी। हाँ, आपको क्या रिएक्शन मिलते थे लड़कियों से? आपको क्या? कोई बात ही नहीं हो पाती थी किसी से, नहीं। क्योंकि मेरा कई सालों तक तो कद 1 गज 1 फुट 1 इंच ही रहा, 2-3 साल तक। और इतना कम कद था, चलने की आदत नहीं थी। अच्छा। तो तब मैं ट्राई साइकिल पर अब घर से ऑफिस जाता था। कि इतना छोटा बच्चा लोग समझते थे। ठीक है। फिर हाइट कैसे बढ़ी? एक इंजेक्शन लिया था मैंने, किसी ने बताया, वो अभी बैन हो गया। सीरियसली? हाँ, एंड आपके तो बाबा वैद थे ना, उन्होंने कभी कुछ दवाई? टू ट्रेन एस, अभी भी याद है मुझे। मत बताइए, ऐसे बैंड चीज़ों के नाम मत बताइए। नहीं, लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे आयुर्वेद में तो कहते हैं बहुत रामबाण वाले इलाज हो जाते हैं, उपचार हो जाते हैं, और आप तो बाबा आपके वैद थे। एक बाबा क्या, फादर भी, बाबा के फादर भी अच्छा, खानदानी मतलब? खानदानी। तो उन्होंने एक बाबा तो लकवे का इलाज करते थे, अच्छा और 1 हफ्ते में ठीक कर देते। अच्छा अच्छा। तो हमारा गांव में वैद्य परिवार ही माना जाता है, मैं ही उससे अलग हुआ। लेकिन आपको लगता है कि अगर आपके बाबा और उनके बाकी जो बड़े हैं वो आज के समय में होते तो खुश होते देखकर? मतलब अब तो सरकार की तरफ से अलग से आयुष मंत्रालय तक बनवा दिया गया ना। तो अभी भी जो मेरे एक बाबा हैं जो सूरजगढ़ चले गए थे, अच्छा जी। लकवे का जो इलाज करते थे, उनके पोते सारे के सारे वही इलाज करते हैं लकवे का। अच्छा, वो इस परंपरा को आगे और बढ़ा वो परंपरा, और यही लिखते हैं कि असली दुकान यही है। पर ये अच्छा कदम सरकार ने उठाया कि जो हमारा पुराना ज्ञान है। ठीक है, वो अच्छा उठाया, वो ठीक भी कर रहे हैं, कोई ठीक भी हो जाता, पर वो अपना मोह नहीं छोड़ पाते। कैसा मोह? अपनी डिग्री का, जैसे वैद्य, शर्मा, BA-LLB, तो मैंने यार या तो BA-LLB हटा दे या वैद्य हटा दे। असली डिग्री तो BA-LLB, वैद्य इसलिए उसके बाबा वैद्य थे। प्रॉपर मतलब उन्होंने वो BA-MS वाली डिग्री नहीं ले बाकियों रखी ने है। की है, बाकियों नहीं है। पर इलाज वो सारे करते हैं, 5, 7, 8 लोग हैं। ठीक। अच्छा, अब दोबारा से वो ज़रा शादी वाली बात पर आ जाते हैं हम लोग, वो बीच में रह जाती है। तो फिर जब शादी हो रही थी तो आपसे पहले आपकी ये तारीफ़ों के पुल पहुंच चुके थे कि साहब ये पति पत्नी पर बड़ी हंसाने के काम करते हैं? नहीं, उन्हें पता तो था, पर ये नहीं था कि इतना पॉपुलर, शुरुआत थी तब। पर वो जैसे मैं ऊपर छत पर सो रहा था और वहीं इंटरव्यू लिया उन्होंने। किसने? मेरे ससुर ने, और एक मेरे फूफा जी लेकर आए थे उनको। नहीं तो अचानक से, मतलब आप सो रहे थे, आपको पता भी नहीं? मतलब इतना था नहीं ना, मुझे तो खुद आश्चर्य लगा ना। मैं तो वो अपने पहले जो पंजाबी कच्छे में, धारीदार वाले में, और गर्मी में बनियान सो रहा था। फादर बनियान भी वही रखते थे, कपड़े वाली, जिसमें जेब हो, जेब वाली। हाँ। तो उन्होंने उठाया, 1-2 दवाइयों के रेट पूछे मेरे से, ये वहाँ से आए बलरामपुर से। अच्छा, फूफा जी ने? फूफा जी ने नहीं, फूफा जी तो मालूम था ना।
वो जो ससुर थे मेरे, अच्छा, ससुर नहीं पूछा? पूछा ये इसका क्या रेट है, च्यवनप्राश का, लो बसम का क्या रेट है, मैंने बता दी। सुपारी पाक का क्या रेट है, मैं जी शादी की बात पिताजी करते, मैं नहीं कर मैं पहले में मैंने कहा इसको निपटा दो, लेकिन अगला भाई पीछे ही पड़ गया तो मैंने कहा तो अगले भाई को पसंद क्या आया इसमें? बलरामपुर में रहते थे ना, वहाँ के जमींदार थे वो। अच्छा। और फादर ये कहते थे बेटे ससुराल जो है ना दूर होनी चाहिए, वरना रोज़ का आना जाना जो है ना घर बर्बाद कर देगा। अच्छा। ये नियम था वहाँ। फिर हुआ ये कि बाद में सारे के सारे दिल्ली आ गए, मेरे 5 साढ़े 5 साल 10 के सब आ गए। सब यही है। सही है। अभी भी मैं उनके हर फंक्शन में, जैसे रोज़मर्रा में 2-1 सालों के तो मैंने घर नहीं देखे। अरे हाँ। अच्छा, तो आप तो रिश्ते निभाने में इतने माहिर हैं। हाँ, और इधर ससुराल लेकिन वाले रिश्तों से रोज ऐसी का दूरी। क्यों जाना, ये घर ही नहीं देखा किसी आप के तो कह घर रहे हैं? क्यों जाना, कोई फंक्शन होगा तो जाऊंगा ना, अच्छा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बैठ जाओ, क्यों जाओ हुई हम्म। उनकी बुरा वक्त हो, कोई शादी ब्याह हो, कुछ ऐसा हो तब जाऊंगा, सोशल सिस्टम को निभाने। ये लेकिन ये नहीं कि रोज़ उनके आप घर पर ना, मैं अपने घर में से उनके बच्चों के जन्मदिन होंगे, मेरे बच्चों के होंगे, मैं नहीं बुलाऊंगा, मेरी मिसिज बुला ले चाहे, उनके बच्चों के दिन पर मिसिज को कह रखा है तुम रिश्ते निभाना, ये हर एक जगह जाना बच्चों के मेरे बस का नहीं। फिर अपना और भी सोशल फील होता है, वो ज़्यादा जरूरी। सर फिर पत्नी को पहली जो अपनी कविता है, अपना जो हुनर है, वो आपने कब दिखाया? शादी से पहले दिखा दिया था या शादी के बाद? नहीं, तब तो बात ही नहीं कर सकते, घूंघट में शादी हुई थी। शादी से पहले देखा भी नहीं था क्या? नहीं, देखा था। फोटो या आमने सामने? नहीं, आमने सामने मिलवाया था। मिलवाया था? हाँ, बस बात नहीं कैसी होती। लगी थी देखकर? नहीं, सुंदर थी पत्नी, लेकिन पिताजी ने ये कह दिया था, मेरे साथ मेरे जीजा जी थे और एक दोस्त को भी बैठा दिया था, बोले हो सकता है इस भ्रम में हाँ भर दे छोरी कि तू तो इस लायक है नहीं कि कोई हाँ भर देगा। वो मेरा दोस्त है और जीजा जी थे, वो बड़े हैंडसम थे, वो तो ये तो पूछ नहीं सकती इसमें कौन था। अच्छा है, मज़े की बात है, उन्होंने भी उसके साथ 2 लड़कियां बैठा जब आप देखने गए थे? तब बाद में जब वो वापस जा रहे थे, तब उसको हमने स्टेशन पर जा रहे थे, तब दोस्त के साथ, दोस्त ने बताया तो पूछा था कौन है, तो उसने कहा था ये है। बोले ठीक, हाँ ना का तो कोई सवाल ही नहीं। वही मेरे पिताजी और ताऊ जी यूँ माथा पकड़ कर बैठ जाते थे सुबह पहले। ताऊ जी कहते थे, बोले बाल किशन हम भी कभी बारात में जाएंगे क्या? जब 25 साल 24 साल का हो गया था उन्हें, 20-22 साल के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई लड़की देख ले, इसका मतलब गांव में बोले चर्चा हो रही है भाई छोरे में नुक्स है। और बोले एक नुक्स ये है कि औरों की बारातों में नाचता है। नाचने का शौक था आपको? भाई दोस्तों की शादी है हैं तो सारे नाच रहे, हम भी नाच रहे हैं, अब आता है कि नहीं वो अलग बात थी। और फिर एक परिवार की शादी थी, तो एक हाथ ताऊ जी ने पकड़ रखा था और एक पिताजी। अच्छा। परिवार में है, कई जानने वाले मिलेंगे, ऐसा नहीं है ब्याह में कूद पड़े ब्याह के लिए शादी लोग कहेंगे नाचता है सड़क पर तो ये ब्याह नहीं जाएगा तेरा छोरा कभी भी, समझ। नाचना तो टैलेंट है, मतलब बढ़िया। उस समय नहीं था। नहीं था, या आप कुछ अलग किस्म का नागिन डांस वगैरह या जमीन पे लौटना उस समय था ही नहीं ना। अच्छा, था ही नहीं। हाँ, उस समय ये नाचना जो है लड़कों का और लड़कियों का भी, कोई बारात थोड़ी जाती थी। तो मेरी शादी में मेरी बहनें थोड़ी जा पाई थी। अच्छा, बारात में औरतें जाती नहीं थी? जाती नहीं थी, मेरी छोटी बहनें थी फिर भी नहीं जा पा रही, सिर्फ आदमी जाते थे। और सालों तक मेरे ख्याल से 15-20 साल तक तो घूंघट ही रहा मेरे घर में। आपकी पत्नी? हाँ, घूंघट में रही हूँ। और मेरी सासू भी मेरे से घूंघट करती थी। ये कब तक चला? ये बहुत सालों तक चला। पहले तो मैं जाता ही नहीं था ना बलरामपुर, इतना कौन जाना, साल में एक आध बार
जब ये मैं की जाती थी इसे लेने जाना होता था, बस वैसे कोई मतलब ही नहीं होता। और ऊपर अपने अलग कमरे में बैठा रहता था, जिस पैर छू जाते गिर लेता था। 1 साल आ गए, 2 आ गए, 3। सुंदर सर, आप तो मतलब इतने प्रोग्रेसिव विचारों वाले व्यक्ति है ना, तो फिर ये सब चीजें आपको खलती थी? मतलब जैसे आपकी शादी में बहनें नहीं अब जा हुआ पाती। हूँ, पहले नहीं था, पहले नहीं थे प्रोग्रेसिव? बिल्कुल भी नहीं था। तो ये बदलाव कैसे आया? ये जो हमारी टीम थी ना कॉलेज के लफंडों की, उसकी वजह से मैं कभी कराट प्लेस में, मुझे याद ही नहीं मैंने कॉफ़ी पी हो। अच्छा। कॉलेज से पहले मैं एक ताऊ जी की लड़की के लिए लड़के को देखना था, मैं गया था, मेरी सिस्टर गई थी, तो उसने कॉफ़ी पी ली, मैंने नहीं पी, क्योंकि वहाँ पर अंडे मांस बस सब बनते। पिताजी भी मुझे जब बाहर भेजते थे तो ये कह देते थे, दिन में 3-4 स्टेशन करते थे, तुझे ये यहाँ ऑर्डर बुक करना है, यहाँ वहाँ से पैसे लेने हैं, और इस धर्मशाला में रुकना है। जिसके चाय पिए तो उससे पूछ लो अंडा है क्या, वो कह दे है तो वहाँ चाय नहीं पीनी, किसी और जगह पीनी। वो तो सख्त उसमें, मुझे भी नहीं पसंद। और ये कॉफ़ी पी आई तो मैं तो खूब घर में झगड़ा किए, धर्म भ्रष्ट करके आई है, वहाँ पर कॉफ़ी पी आई। तो मतलब कहते हैं ना कि दोस्तों की सोहबत का असर पड़ा फिर कॉलेज में जब आए। और उसके बाद सेकेंड ईयर में तो ये दोस्त जो हैं मतलब अलग किस्म की विचारधारा के लोग थे? मतलब अमूमन इस तरीके की जो विचारधाराएं होती हैं, खुली विचारधारा, वो एक तरीके अजी की एक मेरा दोस्त था, लेफ्टिस्ट विचारधारा से उसको जोड़ के वो देखा जाता है। रोज़ पीता था। अच्छा। हाँ, और ये था कि भाई सुबह पहले खिंचाई का टाइम जो है ये होता था, भाई सुबह से शाम तक खींचो, तो वो कुछ नहीं करता था। वो कहीं ड्रिंक करके ताश वाश खेल करके आता था और मेरे घर के नीचे आवाज़ लगाता था, सुरेंद्र सुरेंद्र। तो फादर हाँ बोले बैद जी उसको नीचे भेज दो, मैं बाहर जा रहा हूँ, वो घूमता ही नहीं है उसका, इसीलिए तो शरीर पिचका हुआ है, तो मैं चाहता हूँ उसमें। अब मैं कैसे कहूँ, सारा दारू पी करके आया हैं, फादर जाओ वो देख। वो भाई बाहर जा करके अपने घर जाकर सो जाता था, और मैं खाली अकेले बैठ सड़क पर घूम करके एक आध चाय वाय पी करके घर लौटता। फिर बाद में पूरे दिन उसके कारनामों पर मेरी खिंचाई होती थी कि भाई सुबह का सुना मॉर्निंग वॉक बड़ी अच्छी रही थी। तो एक बार ये था, वो आवाज़ देता था, मैं कुछ जवाब नहीं देकर सीधा पहुंच जाता था, नीचे ही पकड़ लेता था। फिर ये थे बाकी जो है उन सबको उठा करके उनको बेवकूफ़ बना। दोस्तों के साथ ही सीखा आपने सारे हुनर? सारे वही सीखे। तो कुछ शौक वॉक आपने भी हाँ आजमाया? हाँ है ना। ड्रिंक करते हैं? हाँ दोस्तों के साथ ही शुरू नहीं। किया? हाँ तब तो दोस्तों के साथ ही, अब तो डेली करता हूँ। और अभी भी शाकाहारी हैं या अंडा वगैरह? कुछ नहीं, अच्छा, नहीं। बिगर प्याज लहसुन के, अच्छा, वो भी सात्विक एकदम। लेकिन बस मदिरा पान होता है रोज? वो जरूरी। कोई डॉक्टर ने थोड़ी कहा जरूरी है, डॉक्टर ने थोड़ी कहा जरूरी है। मन कह रहे हैं ना, जब इतने 81 साल का हो गया और क्या चाहिए, बिगर एक्सरसाइज के, बिगर मॉर्निंग वॉक के, बिगर उसके, सिर्फ इसलिए कि भूख से एक रोटी कम खानी, ना जंक फूड खाना है, ना ब्याह शादियों में खाना है। मैं कभी कहीं किसी भी देश में जाऊंगा तो मेरे खाना घर से बनकर आएगा तभी जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। विदेशों में कैसे मैनेज करते हैं आप तो इतने टूर्स वगैरह पे? हर देश में मेरे दोस्त हैं, हर शहर में मेरे दोस्त हैं विदेश। तो एक बार मैनहट्टन में रुकवा दिया उन्होंने, तो उसका हुआ ये, वहाँ कैसे है, तो 3 जगह से, एक जगह से तो कढ़ी मूंग चावल आ गया, दूसरे में मिस्सी रोटी आ गई, तीसरे का चूरमा आ गया, बाकी कवियों को और सबको ले करके फिर ये रहता था। और शादी ब्याह में जब जाते हैं, सब पूरी फैमिली जाती है, तो भी आपके लिए घर में खाना बनता है? हाँ, मैं अपने बेटे की शादी में रात को कनाडा जाना था मुझे, उसकी शादी थी, मैंने पहले हाँ भर दी थी, शादी बाद में डेट तय हुई। तो मैं 11 बजे टिफ़िन ले कर के मैं चला गया
बाद में अशोक चक्र था, अरे भाई है कहाँ? अबे मैंने कहा मैं कनाडा जा रहा हूँ, बाकी लोग अटेंड करें। बेटे की शादी में? हाँ, बेटी की जिस दिन मैंने पार्टी रखी थी शाम को, उस शाम की पार्टी में मैं किसी को हाँ भर रखी थी मैंने, गाजियाबाद कभी समझ कर नहीं चला गया। मेरा आज भी रिकॉर्ड है, अगर मैंने हाँ भर दी वर्बली तो कुछ भी हो जाए मैं उसको कमिटमेंट को निभाता हूँ। लेकिन मतलब परिवार और जब आप रिश्तों को इतनी अहमियत देते हैं तो फिर घर वालों को बुरा नहीं लगता है कि आप घर में इतने महत्वपूर्ण मौक़ों पर घर में बाकी लोग हैं ना, वो भी तो कुछ करेंगे, नहीं करें। पर और पिता जहाँ तो मैंने आप हाँ ही- भर दी हाँ, तो मतलब वो उन्हें शिकायत नहीं होती है, बेटी को बुरा नहीं लगा, बेटे को बुरा नहीं किसी लगा? को, वो जानते मेरे नेचर को, जानते हैं। हाँ, कि ये पापा ने हाँ भर दी तो इसका मतलब हाँ ही है। घर में बच्चे जो हैं वो किससे ज़्यादा अटैच्ड रहे, आपसे या वाइफ से? कौन ज़्यादा सख्त पेरेंट था? सिर्फ अपनी माँ से, मेरे से कोई अटैच नहीं इतना, कोई अटैच नहीं? ना बेटी ना वो, क्यों टू द पॉइंट बात करता हूँ। ये जो ह्यूमर है ये सिर्फ मंचों तक, हास्य कविता तक सीमित है? मतलब घर में, परिवार में घर में कभी ये नहीं, कभी कविता सुनाई नहीं मैंने आज तक, कभी नहीं? कभी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। कभी रिश्तेदारी में, ब्याह शादी में, कभी नहीं, कभी नहीं? ना। तब कभी कुछ लिखा हो, अचानक से रात में कोई आइडिया हो, लिखा हो तो सोचा कि पत्नी को सुनाकर पहला ना feedback ना, ले- सवाल ही पैदा, कभी नहीं? ना। फीडबैक लेते हैं कभी नहीं, कुछ उसका लिख- क्या गलती है, शादी क्या। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, लिखता आज तक नहीं लिखता, मुझे आदत ही नहीं लिखने की। पहले एक कवि को बुलाता था, वेद प्रकाश, अच्छा हास्य व्यंग का कवि है, वो आता था मेरे यहाँ, फिर एक एक गिलास विस्की का बनता था, अच्छा, फिर मैं कहता था लिख शुरू कर, कोई डिसाइड नहीं टॉपिक, और एक ही बारी में पूरा लेख पूरा हो जाता, तो भास्कर में छपता था। वो उसको दुरुस्त करते जाते थे, ठीक करते जाते नहीं। थे, ऐसा कुछ? उन्हें एक स्ट्रेच में ही हूँ, अब वो लिख करके रात को 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, फिर सुनाता था ओम प्रकाश आदित्य जी को, जो हास्य का बहुत बड़ा नाम था, एक्सीडेंट में डेथ हुई उनकी। उनको जब तक नहीं सुना करके वो अप्रूव कर दें, ठीक, उसके बाद फिर अखबार में बेचता था। मुझे लेखक बनाने का श्रेय कमलेश्वर जी को ही है, कैसे? क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाई सुरेंद्र, बोले हाँ, वो मैं भास्कर में आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ हर हफ्ते तुम्हारा एक लेख जाए इसमें। मैं तो लिखता ही नहीं, व्यंग आज तक नहीं लिखे। बोले अब लिख ले। फिर मैंने कहा मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ, तो बोले ऐसा कर, मैं अपने पीए को फ़ोन दे रहा हूँ, पहला लेख फ़ोन पर लिखवा दे, बाद में अमेरिका से भेजता रही। अच्छा, पहला लेख उसको फ़ोन पर लिखवाया मैंने, तभी के तभी, हाथों हाथ? हाँ भाई, मैंने कम से कम 50,000 सवालों के जवाब दिए। मेरा एक कॉलम चलता था, अटपटे सवाल चटपटे जवाब, वो साप्ताहिक हिंदुस्तान, दैनिक वो उसमें आता था, सैटरडे टाइम्स में, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन, हर सैटरडे को आता था। 30-40 सवाल होते थे, उनके जवाब देता था। फिर बाद में रेड एफएम में मेरा आया, शर्मा जी से पूछो। फिर बिग एफएम में आया 4 साल, 8 साल वो किया। फिर 4 साल भास्कर में लेख छपे, फिर उन्होंने बंद कर दिया। मैं एक लेख जयेंद्र सरस्वती जो शंकराचार्य थे उनके ऊपर लिख दिया था मैंने। फिर उन्हें लगा कि ये गलत काम कर रहा है। मतलब आप कितने भी बड़े हो, क्या है कि उनके यहाँ कलाम साहब गए थे अच्छा, एज ए प्रेसिडेंट, और वो ना तो रिसीव करने गए ना छोड़ने गए। फिर मैंने लेख लिखा था, कलाम साहब इस देश के पहले नागरिक हैं और आपने राष्ट्र का अपमान किया, कलाम साहब का नहीं किया, और इसलिए भी किया है। और मैं बता दूं, शंकराचार्य जी बाद में वो गिरफ्तार हुए थे 15 दिन बाद ही। मैंने कहा एक बार बता दूं, वो आदमी सम्राट होकर भी साधुओं की तरह से रहता है,
तुम साधु होकर भी सम्राट की तरह आचरण कर रहे थे। उसके बाद अखबार वालों ने कहा मैं नहीं लिखूँगा। अखबार में मैंने कोई मुझे कहो भाजपा के ऊपर लिख दो, कांग्रेस के ऊपर, ये मैं नहीं लिखूँ। नहीं तो उनकी तरफ से क्या मतलब धमकाया वगैरह गया था? लोगों को ये लगा ना कि शंकराचार्य जी ऊपर लिख दिया तो क्या है। उन्हें सोचना चाहिए हमारे देश का राष्ट्रपति उनके घर पर है, और वैसे भी मेहमान कोई भी आए, ये फर्ज छोड़ा क्यों लिखना फिर? है। अखबार वालों ने कह दिया कि अब रहने दो आप। पर आपने हमेशा हिम्मत दिखाई ना, मतलब आपने सत्य से बड़ा जहर कोई नहीं। आज सत्य बोलना शुरू कर दो, हैं, कल से आपके दुश्मन होने से शुरू हो जाएंगे। सत्य सुनना बड़ा कठिन काम है। आपने तो हमेशा सत्य बोला है शायद, और हर दौर में बोला है। नहीं, सही बोला है। हाँ। थोड़ी बहुत झूठ भी लानी पड़ती, वरना अभी कभी का मर्डर हो जाए मेरा तो। हाँ। भाई सत्यवादी हरिश्चंद्र सत्य बोलता था, देवी देवता उसके पीछे पड़ गए, बोल झूठ। सत्य बोल रहे हो तो उसे सता रहे हो, किसी झूठ बोलने वाले को सताते तो सत्य बोलने लग जाता। हम लोग नेगेटिव है। हम हमेशा से ऐसे ही रहे ना, शुरू से ही। हमेशा से। ऋषि मुनि तपस्या करे तो इंद्र अपनी अप्सरा भेज दे, उसकी तोड़ी आओ, और हथियार राक्षसों को देने पहुंच जाओ। तो नेगेटिविटी को आपने जन्म दिया। आप पॉजिटिविटी को जन्म देते तो हम सब पॉजिटिव हो गए। आपकी फिलॉसफी क्या रही है कॉमेडी को लेकर, हास्य को लेकर? आपकी फिलॉसफी क्या रही है? फिलॉसफी एक ही है कि हास्य करो, उपहास नहीं करो, मखौल मत उड़ाओ। जो हास्य पीड़ा दे, द्रौपदी की एक गलत हंसी ने महाभारत युद्ध करवाया। रावण सीता को अपहरण करते हुए अट्टहास करते हुए जाता था, क्या वह सही था? किसी की पीड़ा को देखकर आपको जो हंसी आती है उसे हम कैसे हास्य कह दें? हर एक चीज़ सही भी है, हर एक चीज़ गलत भी है। मुझे मेरे परिवार में तकलीफ़ क्या है? मुझे अपने 2 गाड़ियाँ सुख नहीं देती, मुझे पड़ोसी की 4 गाड़ियाँ तकलीफ़ देती। हम दूसरे के दुख से सुखी होते हैं, पहले दूसरे के सुख से सुखी होते थे। इसीलिए क्या आज के दौर की जो कॉमेडी है वो भी बदल गई है, क्योंकि समाज बदला है। इसीलिए आज के दौर के जो कॉमेडियंस हैं, मतलब एक सुरेंद्र शर्मा जी, आप अपने हमेशा उसी तरीके के लिबास के अंदर, उसी तरीके के अंदाज में आप मज़े मज़े की बातें सुना गए और लोग सामने हंस हंस के लोटपोट हो गए। लेकिन अब आज की जो कॉमेडी है उसमें तो बहुत ज़्यादा ड्रामा आ गया है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस आ गया है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी आ गया, और सामने बैठा दर्शक उसको खूब एंजॉय कर रहा है, हंस रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ, लोग क्या सुनना चाहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों को क्या सुनना चाहिए ये महत्वपूर्ण है। मैं आपकी डिमांड पर अपने कपड़े नहीं बनवाता सीता। मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि आप लोग जो गलत सोचते हैं उसके ऊपर उंगली उठाओ। मैं ये नहीं कि मार्केट बाज़ार ये कहता है कि आप इस तरह से वल्गैरिटी लाओ। बाज़ार हर एक चीज़ में, बाज़ारूपन नहीं आना चाहिए। अब बाज़ारूपन ज़्यादा आ रहा है। ये दौर ही ऐसा है सुरेंद्र सर? ऐसा क्या मतलब है? दौर कैसा है? मैं तो नहीं चेंज हुआ ना, दौर तो है, मेरे टाइम में भी है ना। लेकिन अब आपके मतलब आपसे चौथाई उम्र के कलाकार जो हैं वो लोकप्रियता में, पैसे कमाने तो में आपसे कई आगे। उनके पास हाथ से नहीं है ना। हाँ। वो वल्गैरिटी को ही हाथ से मानते हैं। मैं तो 50,000 सवालों के जवाब दिए, एक भी वल्गर नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि हाथ से उसके बगैर कहीं पूछा। मेरे से भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए कि पुराना स्कूटर लाओ, नया ले जाओ, कितना ही अच्छा हो कि पुरानी पत्नी लाओ, नई ले जाओ। तो मैंने बहुत ही अच्छा है, पर एक ही दिक्कत है, तेरी बहन बेटी भी तो घर में वापस आएगी। जब तू किसी की लौटाएगा तो तेरी भी तो लौट कर आएगी ना। उसने तो मज़े के लिए लिखा, मैंने उसको जवाब दे दिया। आपकी जो कॉमेडी है उसके अंदर भी, आपकी जो विटीनेस है उसके अंदर भी एक जो पंचतंत्र की कहानियाँ नहीं होती थी कि आखिर में मतलब कहानी से सीख क्या मिली, क्या सबक मिला, या जो हम वैल्यू एजुकेशन के अंदर वो कहते थे मॉरल ऑफ द स्टोरी। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना सार्थक होता है।
ये फिलॉसफी रही है आपकी? शुरू से। मतलब अपनी कोशिशों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाना, और हंसी को आपने उसका माध्यम बनाया, हंसी मजाक में। हाँ? क्यों? अब पहले एक बड़ा चुटकुला चलता था क्या? मंचों पर कि एक नाली में सिक्का गिर गया, तो उसने कहा कि ईसा मसीह ये नाली में मेरा टुक निकाल दो। तो एक ने कहा यार तू तो हिंदू है, ईसा मसीह को क्यों ले रहा है, अपने भगवान को क्यों नहीं बुला रहा? बोले मैं अपने भगवान को ठंडने के लिए नाली में डालूंगा क्या? मतलब आप इस ईसा को डाल दोगे? क्या सोच है ये? क्या कॉमेडी पैदा करो, लोग हंसा मर रहे हैं। ये जो आपने बताया जोक, कि ये जोक पहले चलता था, बहुत आपने बताया ना कि अब मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रही हूँ। मैं इस पर आना चाह रही थी कि अब आप आज के दौर में देखिए, आज के समाज में देखिए, आज के समाज में जो मीम्स बनते हैं या जिस तरीके के वो व्हाट्सएप मैसेजेस घूमते हैं, तो उसमें ये कि हिंदू जाग गया, अब्दुल को टाइट कर दिया, ठीक है। ये इस तरीके से जब समाज की एक मानसिकता बनती है, और जब समाज इसमें खुशी भी ढूंढता है और इसमें कहीं ना कहीं संतुष्टि भी ढूंढता है। संतुष्टि है ही नहीं ना, हिंदू जाग गया है, इसमें कोई संतुष्टि नहीं। गर्व है? गर्व भी नहीं है, ये तो नीचता है। बात तो ये होनी चाहिए इंसान जाग गया, वो इससे बड़ा आकाश है ना। हमें सिर्फ हिंदू को ही जगाना, थोड़ी इंसानियत को जगाना है। बड़ा प्रोजेक्ट लो ना हाथ में, हिंदू जाग गया, मुसलमान जाग गया, ये जाग, इससे क्या मतलब होता है? इंसानियत जाग गया, इसमें हर एक खुश है। ऐसी बात क्यों करें जिससे हमारा ओछापन? तभी तो मैं कह रहा हूँ वसुदेव कुटुंबकम कहाँ रहा जब हिंदू जाग गया? तो इंसान जाग गया, मैं वसुदेव कुटुंबकम आ जाएगा। हम संतों की बात मानने उनको मानते हैं, तो इस बात को क्यों नहीं मानते? सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसमें देश का नाम है क्या? भारत का लिखा है कहीं या पाकिस्तान का लिखा है? पूरे यूनिवर्स का लिखा है। अगर वो यूनिवर्स है तो ही तो बात बनेगी ना आपकी। तो ये आज के दौर में जिस तरीके की कॉमेडी हो रही है, उस पर आपने अपनी राय रखी। वाकई में आप ये समय रैना या ये जो नाम है प्रणीत मोरे, कपिल शर्मा, इन लोगों को सुनते हैं? कपिल को तो सुनता हूँ मैं। कपिल को सुनते हैं? हाँ, वैसे नहीं का बहुत कई जगह बहुत अच्छा उसका बिताया जाता है, ऐसी बात नहीं है। इनको मैंने नहीं सुना। नहीं सुना, पर ये तो हिट हैं, छाए हुए हैं बहुत। हो गया वो, लेकिन मैं नहीं, मन नहीं करता इनको सुनने का। पहली बात तो सुन कर के तकलीफ हो तो ऐसी बात क्यों करो? जब बता रखा है कि वो इस तरह गाली गलौज करते हैं, तो मैंने तो 25 साल से फिल्म देखनी बंद कर दी। फिल्में ही नहीं देखते ना, गाली गलौज की वजह से? हाँ, उससे पहले भी अडवाणी जी को फिल्म देखने का शौक है, तो वो प्रतिभा काफ़ी शो रखती थी फिल्म डिवीज़न में, या कभी किसी के ऑडिटोरियम में अपने दोस्तों को सब बुलाते थे, उनको बड़ा शौक था। उन्होंने एक बढ़िया बात बताई थी मुझे, एडवाणी जी, कि जब 2 सीटें उनकी रह गई थी, मतलब देश के अंदर भाजपा, तो बोले वाजपेयी जी और मैं दुखी थे, तो मैंने कहा जी क्या करें, अब 2 ही रह गए। तो वाजपेयी ने कहा चल फिल्म देखने चलते हैं। इस हार को किस तरह से उस आदमी ने मोड़ दिया, ये है कालीगर। वाजपेयी जी से मुलाकात हुई कई बार। उनके व्यक्तित्व में क्या अच्छा लगता था? कि वो हास्य को एंजॉय करते थे। उनके मुंह पर बैठकर कभी कुछ अपनी सटायरिकल तंज भरी कविताएं सुनाई? कई बार हुआ, ऐसा नहीं, कई बार। हाँ। 8-10 की महफिल में भी बैठे हैं, जिसमें बड़े बड़े गिरजा व्यास के घर थी, जिसमें धर्मवीर भारती। तो सहजता से सुन लेते थे? हाँ, सहजता से, मतलब उसके ड्राइंग रूम में ही हम सब नीचे चादर बिछा रखी थी। हाँ, वाजपेयी जी भी वहीं बैठे? वाजपेयी जी वहीं बैठे हुए थे, धर्मवीर भारती बैठे, शीला झुंझुनवाला बैठी हुई थी। तो याद है आपने क्या सुनाया था कुछ? मुझे उस समय की याद नहीं, सुनाई तो थी पर कोई भी कविता याद नहीं। वाजपेयी जी ने बहुत सुनाया था। अच्छा, वाजपेयी कभी मन तो के इतने बड़े साहित्यकार जो हैं, पहली बार एक महफिल में जमे ना,
हाँ। रमानाथ अवस्थी, गिरजा कुमार माथुर, एक से एक बड़े धुरंधर। तो ऐसे में हर एक का मन करता है कि कुछ सुनाओ। सर, ओशो से आप बहुत प्रभावित रहे क्या? असर रहा ओशो का हाँ, जिंदगी मैं पे? ओशो ने मेरी 3 कविताएं कोट की। अच्छा, उनसे मुलाकात कैसे हुई? उनसे मुलाकात नहीं हुई, नहीं हुई। पर मैं जब पढ़ रहा था तो वो बीमार थे, तो अपने बेडरूम में सुन रहे थे मुझे, वहीं कैमरा लगा हुआ था रिकॉर्डिंग का। तो मेरी 3 कविताएं उन्होंने, कुछ ध्यान है कौन सी वो कविताएं थी? एक तो हास्य की, 2 तो हास्य की थी। क्या था उनका मजमून, क्या था? एक था कि मैं शूफण का नाक काट गई। एक रामलीला में मैंने लक्ष्मण का रोल किया था। मुझे शूफण खां की नाक काटनी थी, लेकिन शूफण खां ने मेरी काट दी। एक था कि कभी ऐसा हो जैसे समाज बदल जाए, तो होता है एक दिन लड़की घोड़ी पर आए और लड़का जो है घर का काम काज करे, तो उस स्थिति में क्या स्थिति होगी। मेरी पुरानी एक शायद कालू वाली सुनाई थी कि नहीं सुन, कालू वाली उन्होंने कोट 2, एक और कोट की थी, 3 कविता। और इसके जरिए वो क्या कहना चाह रहे थे? आपकी कविताओं के जरिए ओशो ने क्या तो संदेश मैं दिया? जो करता हूँ उसके एंड में तो मैं कुछ गंभीर बात ही करता हूँ ना, कि आज शूफण खां वाले पर, आज जब शूफण खां की नाक काटी जावे है तो लोग तालियां बजावे हैं। तालियां बजाती हुई जनता भूल जावे है, इज्जत उसकी भी गई हुई है, आत्मा उसकी भी बिकी हुई है। सही बात है। और फिर आपने ओशो को पढ़ा, आपको ओशो की क्या बात बहुत अच्छी लगी? नहीं, ओशो के अब पढ़ने में गए, ओशो अंदर की गंदगी को साफ करता है। आज ओशो आपको विचारधारा से अलग करके विचार की ओर ले जाता है। विचार बड़ी चीज़ है। विचारधारा है मैं हिंदू हूँ, विचार है मैं इंसान। ये वाला बदलाव ओशो की वजह से ही आया जीवन में? नहीं, सब चीज़ों को सुन करके बाकियों को भी, ओशो को मैं पहले पढ़ता था, लेकिन जब से मैंने लेख लिखने शुरू किए फिर मैंने ओशो को पढ़ना बंद कर दिया। सुरेंद्र जी, 2 कमियां जो आपको लगता है कि आपके अंदर रहीं और जो आपने पढ़कर, सुनकर, जागरूक होकर अपने भीतर से निकालकर बाहर फेंकी, 2 कमियां, वो क्या थी? एक तो कमी ये रही कि मैं जितना सोचता हूँ ये कविता जो अच्छी होनी चाहिए, कि आज इतने साल हो गए वो कविता क्यों नहीं आ पा रही मेरे से। ओके। मैं सीता के पक्ष की कविता लिखना चाहता हूँ। सीता राम को कटघरे में खड़ा करेगी, सब कुछ, क्योंकि शक राम के दिमाग में था, धोबी के दिमाग में थोड़ी था। सीता ने कष्ट पाया, फिर एक अहिल्या पर जो अत्याचार किया, इंद्र ने अत्याचार किया और सजा अहिल्या को मिली, और इंद्र अत्याचार करने के बाद भी कुछ भी करता रहे वो राजा देवताओं को क्यों है, उसको कब कटघरे में खड़ा किया गया। मतलब देवताओं के यहाँ कोई भी अपराधी हो, कुकर्मी हो, सब कुछ हो, लेकिन इंद्र राजा बना रहेगा, ये क्यों रहेगा? फिर स्वर्ग किस बात का? और वो एक आपके अंदर की कमी जिस पर आपने काबू पाया, उसको बदला? एक ही कमी है जो काबू पाना चाहता हूँ। क्या? कि ड्रिंक छोड़ दें वो नहीं पा, छोड़ना चाहते हैं? इच्छा है पर मन तरसत ये बात है। मन तरसत पीने को। उसमें ये बात नहीं पीने की, बस ये कि अब ऐसा हो गया कि शायद एडिक्शन हो गया, पर क्योंकि मेरी सेहत पर या उस पर मैं इतना संयम बरतता हूँ बाकी खान पान में, कि उसका इतना नुकसान नहीं हो पाता। क्या पीते हैं, कौन सी पीते हैं? जो घर में मिल जाए तो इंडियन, बाहर मिल जाए तो स्कॉच। और कितना लिमिट में? लिमिट ज़्यादा नहीं, 3 पैक लार्ज। पर समझते हैं कि ये गलत है और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? है तो गलत, पर लेकिन जब अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा
तो फिर काहे को छोड़ने। घर में स्कॉच भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन हाँ 5 स्टार में जाऊंगा तो इंडियन विस्की लूँगा, क्योंकि वहाँ कौन सी ला रहा है हमें क्या मालूम है। पैसे स्कॉच के ले ले, दे इंडियन, तो इंडियन ही बुला लो, इसमें मिलावट कर ही नहीं सकते। हमारे 8-9 लोगों का ग्रुप है कवियों का, वो महीने में 1 आध बार मिल लेता है, बस वो इवनिंग है, बाकी नहीं। तो वाजपेयी जी के बारे में आपने बताया, उससे पहले जो प्रधानमंत्री रहे उनके सामने भी आपने अपनी शैली में पहला बात रखी? रहा चरण सिंह के साथ। अच्छा। वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो मेरे भगत थे बड़े। अच्छा। शाम को उन्होंने अपनी कोठी पर प्रोग्राम रखा था, चौधरी साहब बुला लेते थे? चौधरी साहब ने बुलाया मुझे। हाँ। मैं कलकत्ता था, कलकत्ता से फ्लाइट से आया, उनके घर पर उन्होंने गोष्ठी रखी थी। क्या सुनाया वहाँ पर, कुछ याद है? वो इतना 1.5 ऐसा नहीं। इतने साल हो गए। फिर चंद्रशेखर जी के साथ था, बहुत अच्छा उनको सुनाया। मिसेस गांधी, इंदिरा जी? इंदिरा जी को उनके घर पर सुनाई थी। हाँ। जब वो हार गई थी चुनाव तब सुनाई थी। और तो सीताराम केसरी जी के यहाँ मैं बैठ करके दारू पीता था। और सबसे पहली दोस्ती उन्हीं से होती थी, सीताराम केसरी जी से। हाँ। जिनके बारे में तो ना खाता ना बही ना केसरी का है वो सही। वो आदमी 67 रुपये छोड़कर मरा, जिसके चारों ओर नोटों के गट्ठे बंधे रहते थे। उनके बेटे आते थे, किसी को एक सीट नहीं दी उन्होंने। और आए, बस क्या काम है, सामान खरीद लिया, जाइए, अभी क्या काम। एक को उन्होंने कहीं एस्टेब्लिश नहीं किया। उनके साथ भी राजीव गांधी के साथ तो बहुत हुआ। फिर NKP साल्वे बहुत बढ़िया मिनिस्टर थे, तो उनके यहाँ मैंने एक कार्यक्रम रखा था, तो उसमें दिलीप साहब थे। दिलीप साहब ने क्लासिकल पर सुनाया, हारमोनियम पर। अच्छा। क्या अद्भुत सुनाया उन्होंने। अच्छा। दिलीप साहब से मेरे बहुत अच्छे रहे, राज कपूर साहब से रहे, मनोज कुमार की तो एक फिल्म में भी काम किया। अच्छा। हाँ, मैंने 5 फिल्में की है। मनोज कुमार की एक्टिंग कर लेते हैं? करी मैंने, 5 में की। वो आज तक इन फिल्मों को मालूम पता नहीं लगने दिया फ्लॉप क्यों हुई। 5 फिल्में पिटवाने में मेरा 5 फ्लॉप? 5 फ्लॉप गई। तभी सही सवाल था मेरा, एक्टिंग वाला। एक प्रभा ठाकुर ने बनाई, एक माया गोविंद ने, धूरा स्थानी में, सारी की सारी ऐसी फ्लॉप हुई। अच्छा ये बताइए, इतने नेताओं को जो आपने मतलब उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहा, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, तो कभी कुछ ऐसा भी सुना दिया कि बाद में लोगों ने कहा क्या कर दिया, भुगतना ना पड़ जाए? नहीं, ऐसा वो लिखा ही नहीं, सोचता ही नहीं वैसा। तो ऐसा नहीं। तो पर आपने तो काफी मतलब आप तो इमरजेंसी के समय में भी बहुत क्रिटिक रहे। बहुत लिखा मैंने, कोई ऐसा बात थोड़ी। मैं इमरजेंसी के समय, भवानी प्रसाद मिश्र थे बहुत बड़े कवि। हाँ। 3 कविताएं रोज खिलाफ में लिखते थे। डर नहीं लगता था आपको, आप तब लिख रहे थे तो? 3 वो रोज लिखते थे, भवानी दादा। हाँ। नहीं, आपने भी अगेंस्ट में लिखा ना तब? अगेंस्ट में नहीं, आलोचनात्मक लिखा मैंने। फर्क ये है कि प्रेस के ऊपर, तब मैंने कहा था प्रेस के ऊपर कभी भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, ताकि आप जान सकें कि जनता क्या सोच रही है। हर सीजन में हर राजा को ये चाहिए कि आलोचना उसका दोस्त है, ना कि दुश्मन। आलोचना को वो विरोध मान लेते हैं, इसलिए दिक्कत पैदा होती है। तो आज के जो दौर के नेता हैं, इनके सामने भी कभी कुछ सुनाया है? नहीं, आज राहुल गांधी? नहीं, राहुल जी मेरे कभी परिचय नहीं हुआ। उन्हें मेरे ख्याल से शौक वॉक भी नहीं है। पता भी नहीं मुझे, नहीं पता। लेकिन राजीव गांधी के साथ बहुत रहा। प्रियंका बताती है मुझे कि पापा आपके बारे में बहुत बातें करते थे। प्रियंका गांधी से बातचीत होती है? 1 बार 2 बार मिली थी। अच्छा। तब उसने कहा पापा आपके बारे में बहुत बात करते थे। अच्छा। और मोदी जी, योगी जी? मोदी जी से मेरा परिचय रहा है। उनके सामने कभी कुछ कविता वगैरह सुनाई? नहीं, उन्होंने सुनी थी। मैं मुरली मनोहर जोशी का प्रोग्राम था। अच्छा। तब उनका काम देखते थे। अच्छा। वो थे भाजपा के अध्यक्ष या उसके, तब उन्होंने मेरा प्रोग्राम रखा। किस साल की बात है? जब भाजपा के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी। ठीक है। तब इन्होंने सुना। तब मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री तो नहीं है? नहीं, उनके सेक्रेटरी थे। हाँ, उनका काम देखते थे। ठीक है। भाजपा का उस दौर से आप जानते हैं मोदी जी? उस दौर से जानता। योगी जी? योगी जी को तो अभी सुनाई थी।
खूब अभी हंस रहे लखनऊ- थे, योगी जी ठहाके लगा रहे थे। हाँ, योगी जी की तो अभी सुनाई थी। योगी जी को क्या सुनाई थी आपने? शादी ना करने की तारीफें कर रहे थे आप योगी जी से। पता नहीं क्या वो, मैं सुना करके भूल जाता हूँ ना, क्योंकि अभी मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रहती टिकी। सुषमा स्वराज बड़ी फैन थी अच्छा। और बड़ी मेमोरी तेज थी। मैं उनके यहाँ एक कवित्री को ले गया था, सीता सागर को, बहुत बड़ी कवित्री। उससे एक गीत सुना, फिर गाड़ी तक छोड़ने आई। बोले सीता एक गीत सुनाओ तुम्हें? उसने हाँ दीदी सुनाओ। वही गीत सुषमा स्वराज ने एज इट इज सीता को सुना दिया। इतनी मेमोरी तेज थी उसकी। मैं सदा उनसे मेरा बहुत रहता था, और एक काम उन्होंने मेरा बहुत बड़ा किया था। पंडित प्रदीप जी को कोई पुरस्कार नहीं मिला था, कवि प्रदीप, तो मैंने कहा इसको कोई भी नहीं मिला। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड सुषमा स्वराज ने, एक दो लोगों ने विरोध किया, जो कमेटी थी उसने कहा मुझे यूनानिमस डिसीजन चाहिए। अच्छा, ये हाँ। किस सन की बात है? जब सुषमा स्वराज वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थी, तब की अच्छा, बात। तब की बात। तब उन्होंने उनका दिखाया, और उसके 6 महीने बाद ही उनकी डेथ होगी, प्रदीप जी की। अद्भुत गीतकार थे वो। है मेरे वतन के लोगों, पिंजरे के पंछी रेत, आज के हिंदुस्तान को क्या हो आप इतने गया। अच्छे बता रहे हैं संबंध आपके बीजेपी के नेताओं से, लेकिन पद्मश्री आपको 2013 में मिला। हाँ, और शायद उसके बाद ये एक धारणा बनी कि आप शायद कांग्रेस की तरफ आपका झुकाव है। इससे क्या मतलब? मैं अभी तक आज तक पूछ लो, आप वापस लेना ले लो। मैं तो विजिटिंग कार्ड में भी नहीं लिखवाया, मैंने आज तक पोस्ट भी नहीं डाली अपनी पद्मश्री लेने की। लेकिन क्यों? ये तो इतना बड़ा सम्मान है देश की ठीक है, तरफ से औरों भी। ने डाली ना, मैं तो अपने को इस लायक समझता नहीं था ना। पर खुशी हुई जब ये मिला सम्मान। खुशी परिवार में सबको ही होगी, कोई ऐसी बात थोड़ी। राष्ट्र का सम्मान मिलते तो खुशी होने की बात है। पर मैंने ना लेटर पैड पर कभी लिखवाया, ना मुझे पसंद कि कोई क्या पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा, बोलते सब यही है। पर मुझे मालूम है ना, मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड जब हैं बचे हुए और मुझे मिले, तो किस बात का घमंड कर। भाई मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड लोग। नहीं, ये तो आपकी विनम्रता है ना, ऐसा कौन सोचता है? नहीं नहीं, फैक्ट तो फैक्ट है ना। फिर आप लिखवाओगे तो वो उसके साथ उसका गरुड़ भी आपके अंदर रहता है। आपको कोई अवार्ड कोई भी मिले, पद जो है पैरों में रहना चाहिए, सर पर नहीं चढ़ता। पद का मतलब ही पैर होता है वैसे तो। सुनील जी, अब जब आप जाते हैं मंचों पर, क्या फ़र्क महसूस होता है? जब पहले जाया करते थे मंच पर और तब जो कविता पाठ करते थे, और अब जब जाते हैं मंच पर, तो फ़र्क क्या महसूस करते हैं? पहले मैं हास्य ही पढ़ता था, ठीक है। अब हास्य 20% करता हूँ, बाकी वो बात कहता हूँ जो हमें सोचनी चाहिए। जिन वजह से हमारा हास्य मर रहा है, परिवार का हास्य मर रहा है, वो करता हूँ। चाहे बुलाओ चाहे मत बुलाओ। गुरु सुरेंद्र शर्मा हो गए हैं, प्रवचन देना अब पसंद है। प्रवचन पसंद है, क्योंकि 90% बातें तो प्रोज में ही कही जाएगी ना। तो फिर इस दिशा में कोई बड़ी पहल करने का सोचते हैं आगे, कि इसी दिशा में बढ़ा जाए? फिर हाँ, तो वो करूँगा। करेंगे? हाँ, क्या है विचार आगे के लिए? क्या विचार करना ये है? कि कोई भी ऐसी कविता जो हमें हिंदू मुसलमान ने बनाकर भारतीय बनाए, कोई भी ऐसी कविता जो हम पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं हो, हमारी दोस्ती हो जाए। दो देश लड़ते हैं तो फ़ायदा तो अमेरिका का होता है, हमारा कहाँ होता है? हमारी तो बर्बादी होती। जिस दिन हम लोग दोनों ये सोचते हैं हमें नहीं लड़ना, तो बर्बाद तो जो हथियार बना रहे वो होंगे, हम थोड़ी होंगे। हमारी तो संपन्नता आएगी ना उसमें। तो उनको खुश रखने के लिए हम क्यों लड़े आपस में? सोच वो रखनी चाहिए। तो इस कविता पर काम कर रहे हैं? कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब जो भी कर रहा हूँ पॉजिटिव कर रहा हूँ। और अभी तक का जो सफ़र रहा है आपका, क्योंकि पॉडकास्ट का नाम ही द जर्नी है, तो इस जर्नी को अगर आप 4 लाइनों में समेटना चाहें, तो वो 4 लाइनें आपके जीवन में क्या होंगी? एक तो मैं हर कवि सम्मेलन में पढ़ता हूँ आज आखिरी में, कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिर हो मस्जिद की या किसी इमारत की,
माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की, लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुमने रहो, क्या पता हमने। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है इससे ज़्यादा और कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। ये शानदार जर्नी, ये शानदार सफ़र, एक शानदार इंसान का, उम्र 80 की लेकिन आज भी जोश 18 वाला है और भारत को बदलना है, अपने सपनों का भारत साकार करना है। वो भारत जहाँ किसी तरीके की कोई गैर बराबरी ना हो, वहाँ वो भारत जहाँ पर किसी तरीके के धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और ना ही जाति को लेकर कोई ऊंच नीच हो। ऐसा आत्मनिर्भर सपनों का भारत साकार करने की मुहिम में जुटे हुए हैं हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा, पॉडकास्ट के हमारे आज के मेहमान। अगले हफ्ते फिर एक और ख़ास मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।